This conference will now. श्योर, तो स्टार्ट करते हैं। मैं एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि कल हम लोगों ने क्या किया था, उसके बारे में थोड़ा सा ऐसा माइन्यूट में बता देता हूँ। कल हम लोगों ने थोड़े से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेशलाइजिस्ट एंड पर्सन हु इज अ जर्नलिस्ट, राइट। स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट के बीच में हमने छोटा सा डिस्कशन किया था एंड देखा था या जाना था, अपने अपने ओपिनियंस रखे थे कि हु इज बेटर। and conclusion में we concluded that ki a journalized specialist, right, a person who has who has a capability to understand multiple things but also specializes in some or a few things is a better approach, right. तो उस तरीके से ही हमने कोर्स को डिजाइन किया है। विल गिव अ ओवरव्यू ऑफ लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट हम कुछ चीजों में थोड़ा सा कोशिश करेंगे आगे जाने की, specific चीजों में, so that we have a generalized approach while we are specializing in one or two fields, right. तो उस टाइप के कुछ अप्रोच फॉलो करने वाले हैं। किसी को उस रिलेटेड कुछ पूछने के वाले हैं। किसी को related पूछने के। uh, दिलीप, you want to say something? दिलीप, you want to say something? No, I think no, not from my side. Cool. अच्छा, कल का कोई थोड़ा सा बता सकता है कि कोई भी एनीवन लाइक टेक टेक सम, मतलब ऐसा कुछ वॉलंटियर टाइप करके कि हमने कल क्या किया था, लाइक थोड़े से हमारे पास आज जो लोग हैं वो कुछ नए हैं, सो दैट दे हैव अ ब्रीफ ओवरव्यू कि कल क्या हुआ था। सर कल हम लोग ये पढ़े थे कि कौन बेटर है, जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट। तो उसका कंक्लूजन ये निकला था कि जनरलाइजिंग स्पेशलिस्ट इज मच बेटर। एंड देन ये हमने जाना था कि मोटो क्या है इस पूरे कोर्स का या फिर पूरे स्ट्रक्चर का, और फिर ये देखे थे कि 4 फेज में ये कंप्लीट होगा। नियर अबाउट 3 to 4 मंथ्स पूरे लगेंगे और हम लोग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे, और एट लास्ट विल बी एबल टू क्रिएट आवर ओन ऐप एंड लॉन्च इट ऑन प्ले स्टोर। करेक्ट। तो एक छोटा सा डिटेल में बता सकते हो, मतलब लाइक एक बहुत बहुत ब्रीफ में कि हु इज अ जर्नलिस्ट और हु इज अ स्पेशलिस्ट। A journalist means a person who has knowledge of lots of fields, as in कि जो आप बताए थे कि डीप डाइविंग का कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे उसके पास हर एक चीज का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होता है, तो अगर उसके पास कोई प्रॉब्लम ऐसा आया भी तो वो ऐसा नहीं है कि हाथ खड़े कर लेगा, वो ट्राई करेगा उसमें, मतलब उसको सॉल्व करने का नहीं होगा तो इधर उधर से ढूंढेगा उसका सॉल्यूशन वगैरह। और करेक्ट। स्पेशलिस्ट इज समवन जो कि अपने फील्ड का मास्टर होता है, तो वो मतलब अपने फील्ड में बहुत अच्छा होता है, पर वो मतलब बाकी की दुनिया से उसको लेना देना है नहीं, तो उसके सामने अगर कोई नया प्रॉब्लम ला के रख दिया जाए जो उसकी फील्ड से ना हो तो फिर भी ब्लैंक, और फिर वो छोड़ देगा उसको। ये डिफरेंस है करेक्ट। स्पेशलिस्ट और जनरलिस्ट। करेक्ट। और एक और चीज हमने कल डिस्कस की थी अबाउट अ स्किल बॉडी, कि हम लोग इसमें ऐसा करेंगे कि 2 से 3 लोगों का एक एक ग्रुप बना देंगे, एंड मोस्ट प्रोबेबली आई डू दैट बाय टुमारो, ताकि हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मे बी लाइक देयर सम सिचुएशंस हम कहीं स्टक हो गए या किसी से पूछने में थोड़ा सा झिझक रहे हैं, मे बी आई एम नॉट एबल टू आंसर वेरी प्रॉम्प्टली, थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे आंसर करने में, राइट। तो आप लोग आपस में भी डिस्कस करके उस चीज का सोल्यूशन निकाल सकते हो, लाइक यू कैन क्रिएट प्रोजेक्ट्स ऑन योर ओन, राइट। और जब कोई हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इट्स मोस्टली लाइक इट्स नॉट अ वन मैन जॉब, कोई लोन वुल्फ वाला काम नहीं होता हमारे फील्ड में। तो इसलिए कोशिश करेंगे कि हम 2 से 3 लोगों का एक डुओ या ट्रियो बनाकर उसको प्रोजेक्ट को सॉल्व करें, राइट। एंड उसके बेसिस पे यू विल आल्सो बी इवैल्यूएटेड ओकेजनली, एंड लास्ट में व्हेन द प्रोजेक्ट कंप्लीट्स एंड वी विल इंश्योर कि हर कोई अपनी एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाकर मुझे सबमिट करे, ताकि मैं उसे प्ले स्टोर पे लॉन्च करूं, एंड यू कैन डिस्प्ले दैट, प्ले स्टोर का वाला लिंक आप निकाल कर अपने रिज्यूमे में डाल के आगे लोगों को दे सकते हैं, राइट। लोगों को बता सकते हो कि लाइक दिस इज द एप्लीकेशन दैट आई हैव मेड व्हाइल आई वाज वर्किंग or while I was attending these classes. So that will help you a lot. If you are not from a tech background and you do something which is technical and you develop this kind of app with proper coding and all, so you can explain to your interviewer if you are preparing for some interview, or like if you can also display to someone else like who is not taking an interview or something, right? किसी को भी आप वो दिखा सकते हो, तो आपको थोड़ा सा उसमें बेनिफिट भी होगा, राइट। तो हाँ, ये थोड़ा सा वो था जो हमने डिस्कस किया था कल।
एंड एक और चीज थी कि अगर ये जो स्किल बडी वाला प्रोग्राम था, जो अप्रोच थी, इफ यू वांट टू असाइन लाइक सेल्फ असाइन, आपस में आप लोगों का कुछ लाइक म्यूचुअल कनेक्शन है टाइप से, तो आप वो भी कर सकते हो। मोस्ट वेलकम। जस्ट जस्ट गिव मी योर रेफरेंसेस ओवर व्हाट्सएप। चाहो तो ग्रुप में डाल देना, नहीं तो चाहो मुझे पर्सनली बता देना कि जैसे हम दोनों एक साथ हैं या फिर हम तीनों एक साथ हैं, तो आई विल रजिस्टर यू गाइस टुगेदर। नो 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 इश्यूज विद दैट। अगर आपके पास ऐसा कोई नहीं है बताने के लिए, तो फिर आई विल असाइन यू ऑटोमेटिकली रैंडमली, राइट। ऐसा ऐसा करेंगे एक काम। काफी लोगों के मेरे पास रिक्वेस्ट आई है कि हमें ये 2 लोग एक साथ चाहिए या हमें ये 3 लोग एक साथ चाहिए, तो मैंने आई हैव टेकन केयर ऑफ दैट एज वेल। अगर आपके पास अभी भी कुछ ऐसा है, या अभी आप चाहते हो कि जैसे वो इस क्लास में नहीं है, यू वांट दैट पर्सन टू जॉइन द क्लास, आपके पास रजिस्ट्रेशन लिंक सभी का है, सभी के पास ये वाला रजिस्ट्रेशन लिंक है, गूगल फॉर्म का एक लिंक है, वेबसाइट का लिंक है, तो मोस्ट वेलकम। आप जिसको बुलाना चाहो साथ में, वी कैन अरेंज दैट एज वेल, राइट। और क्लासेस मिस करने का कॉन्सेप्ट मत रखना प्लीज, मतलब कोशिश करना लाइक बहुत जेन्युइन केस हो तो मैं आई विल प्रोवाइड द रिकॉर्डिंग लिंक, बट क्लासेस मिस मत करना, मतलब रिक्वेस्ट है, क्योंकि फिर आगे चल के बहुत दिक्कत हो जाएगी सब लोगों से, है ना। तो मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्लासेस मिस कर लेते हैं तो जस्ट जस्ट मेक श्योर कि ऐसा ना हो। कोई डाउट हो, कुछ भी हो, आई एम अवेलेबल। आप मेल पे लिखो, आप मुझे व्हाट्सएप पे लिखो, आप ग्रुप में डाल दो। जब बड़ी बन जाएगा तो आपस में पूछ ही सकते हैं एक दूसरे से, तो वो डाउट सॉल्व करने का हमारे पास इनफ अपॉर्चुनिटीज भी, राइट। तो हमने कल डिस्कस किया था कि हमारे पास 5 फेजेस होंगे, फेज 0 से लेकर फेज 1 2 3 4 तक। आज स्टार्ट करते हैं अपना, विल कमेंस विद द फेज 0। फेज 0 में हमारे पास टॉपिक्स क्या क्या थे, एक बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर था, टुडे स्टूडेंट्स थे, है ना। तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स पे देखते हैं कि क्या क्या होता है। एंड जब मैं अभी ये जो लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं थोड़ा सा मतलब रिकैप टाइप दे देता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ इसमें। तो आज की जो सेशन है, इसमें स्टार्टिंग में तो लगेगा कि हम लोगों ने ये सब चीजें बहुत एकदम बचपन में पढ़ी थी क्या था, बट चीजें एकदम से चेंज हो जाएंगी, राइट। एंड देयर माइट बी सम सिचुएशंस लाइक आपको लगे कि नहीं नहीं थोड़ा सा सर के ऊपर से जा रहा है, एकदम बेसिक से थोड़ा सा अंदर घुस गया, मुझे रोक के वहीं पूछ लेना, ठीक है। जिसको भी डाउट हो बिंदास पूछना। दिस इज एक्चुअली जो भी इसमें मैं बता रहा हूँ, ये आगे हमारे कोर्स में हर जगह अप्लाई होगा, ठीक है। मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट वगैरह ये सब भी है, इन सब चीजों की भी हम बात करेंगे। एंड ये आगे कोर्स में हम जब एप्लीकेशन बना रहे होंगे या कोई सॉफ्टवेयर इस टाइप के बनाएंगे, तो हर जगह इन सब चीजों की वैलिडिटी रहेगी, करेक्ट। तो बिगिन करते हैं। सो यस, दिस इज द बेसिक वर्क फ्लो ऑफ अ सीपीयू, एक कंप्यूटर का, कि एक इनपुट होगा, कंप्यूटर उसे प्रोसेस करेगा एंड आउटपुट देगा। इनपुट कैन बी ऑफ टाइप जैसे आपका कीबोर्ड माउस वगैरह, इस टाइप के आपके इनपुट्स हो गए, वो उसको प्रोसेस करेगा सीपीयू हमारा, राइट। जो जो बीच वाला पार्ट है इसको प्रोसेस करता है, एंड हमें उसके बदले में एक आउटपुट मिलता है, जो हम अपने स्क्रीन पे या प्रिंटर पे देख सकते हैं। तो ये बहुत क्रूड बेसिक है, ठीक है। थोड़ा सा इसके अंदर चलते हैं अगले एक आध दो स्लाइड में। जैसे एक हो गया हमारे पास इनपुट। अब मैंने इसको जो बीच में कंट्रोल यूनिट है जो हमारे पास पीछे हम प्रोसेस कर रहे थे, उसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया है, जिसमें हमारे पास अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी आ गया और मेमोरी भी आ गई। इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को हम शॉर्ट में एएलयू बोलते हैं। और एएलयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक 2 ऑपरेशंस। आपका एक अरिथमेटिक हो गया और दूसरा लॉजिकल ऑपरेशंस हो गए। इनको देखते हैं कि अरिथमेटिकल और लॉजिकल एक्सप्रेशंस क्या क्या होते हैं और ये कौन कौन से एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर सकता है, ठीक है, किस टाइप की कैलकुलेशंस होती हैं। एंड मेमोरी, रैम आपने सुना होगा। रैम इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ मेमोरी व्हिच इज अटैच्ड है, देयर आर सेवन काइंड्स ऑफ मेमोरी, उनके बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। एंड आउटपुट तो आई गेस सभी को पता ही है, जो हम अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्पीकर से सुन रहे हैं या प्रिंटर पे हमारे पास आ रहा है, इस टाइप के आउटपुट जो भी हमारे पास पेरिफेरल्स हैं जो हमने अटैच कर रखे हैं अपने कंप्यूटर से, लाइक दिस इज द वेरी बेसिक, राइट। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? कूल, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एंड हाँ, कोई कुछ कहना चाह रहा है? No, we are good. We can move ahead. कूल। तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, राइट, बेसिक ऑपरेशंस अरिथमेटिक के, ऐसे हर कोई अवेयर होगा इससे। जोड़ना, घटाना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, सिंपल ऑपरेशंस है। तो अरिथमेटिक जो लॉजिक यूनिट था हमारे पास, तो उसमें से जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस थे, बेसिक ऑपरेशंस ये हैं। थोड़े एडवांस ऑपरेशंस होंगे, उनको बाद में देखेंगे कोर्स में आगे चलते हुए। बट अभी के लिए बस इतना जान लो कि लाइक these are the basic arithmetic operations that your computer can perform in the ALU unit, right? फिर हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशंस यहाँ पे आते हैं, एंड वी कैन सी कि ये थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए नया होगा।
इलेक्ट्रिकल से जो आ रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड में जो भी है उनको भी पता होगा, बट इसके अलावा अगर कोई है तो ही माइट नॉट बी अवेयर। कॉलेज के शायद फर्स्ट ईयर में किसी ने किया हो या उससे नीचे हो, तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि ये क्या होगा, तो मैं इसके बारे में ब्रीफ में बता देता हूँ। तो इट्स लाइक लॉजिकल ऑपरेशंस हमारे पास, ये बेसिक 4 ऑपरेशन मैंने यहाँ लिखे हैं, इसके अलावा भी थोड़े से लॉजिकल ऑपरेशंस होंगे, लाइक लॉजिकल नॉट एंड लॉजिकल और, लॉजिकल एंड, लॉजिकल एक्स और, राइट। ये 4 बेसिक ऑपरेशंस मैंने लॉजिक वाले लिखे हुए हैं यहाँ पे। इसमें क्या होता है कि जैसे नॉट गेट के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो हमारे पास एक इनपुट है, लाइक लेट्स से जो जो भी हमारे पास कंप्यूटर में इनपुट आता है, राइट, जो सीपीयू को मिलता है, इट्स इन बाइनरी फॉर्मेट, 0101 के फॉर्मेट में होगा या फिर हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में होगा, उसको अल्टीमेटली कन्वर्ट बाइनरी में ही करेगा, करेक्ट। आई थिंक बाइनरी सबको पता होगा, जिसको नहीं पता मुझे रोक के पूछ सकता है, मैं बाइनरी बता सकता हूँ कि जीरो जीरो का मतलब क्या है और 1 का मतलब क्या है। मैं बता देता हूँ फिर भी। जीरो का मतलब है दैट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज नॉट पासिंग। 1 का मतलब है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज पासिंग। और जीरो मीन्स एन ऑफ स्टेट और 1 मीन्स अ ऑन स्टेट। इतना सिंपल सा जान लेते हैं कि सीपीयू जो है, जो भी समझ रहा है हमारा, वो 0101 के फॉर्मेट में समझ रहा है। हम उसको कुछ लिख के देते हैं, वो किसी तरीके से ट्रांसलेट होता है एन 0101 के फॉर्म में, और सीपीयू उसको रीड करता है और उसको प्रोसेस करता है, राइट। तो ये जो हमारा प्रोसेसर को जैसे जीरो मिला, उसने नॉट गेट देखा था, उसके साथ अटैच था। मेरी मेरी आवाज साफ आ रही है क्या? लाइक मुझे शो कर रहा है मेरा नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है। हाँ साफ आ रहे नहीं, क्लियर है, हैं। क्लियर है। साफ आ रहे हैं। कॉल कूल, ठीक है, श्योर। तो जैसे जीरो के अगर हमने ऊपर नॉट लगाया तो वो क्या करेगा, उसमें इन्वर्ट कर देगा, तो जीरो का उसने 1 बना दिया, राइट। एंड 1 है हमारे पास, तो उसका उसने जीरो बना दिया। उस नॉट का इतना ही काम है कि उसने उसे उल्टा कर दिया, जो भी उसको स्टेट मिली थी, राइट। तो इस टाइप के कुछ गेट्स हमारे पास सीपीयू में अटैच्ड होते हैं, एंड ये कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस हैं जो गेट्स के थ्रू पास होते हैं, एंड जो जो भी इनपुट मिल रहा है उसको, उस इनपुट को उल्टा करके उसका आउटपुट निकाल देता है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, करेक्ट। अब ऐसे ही हमारे पास और है। जैसे और में क्या है, अभी यहाँ तक हमारे पास एक सिंगल टाइप का इनपुट जा रहा था, बट और में हमारे पास मल्टीपल टाइप के इनपुट जा रहे हैं, दो दो इनपुट एक साथ जा रहे हैं, 3 इनपुट भी आ सकते हैं, 4 इनपुट भी आ सकते हैं, बट 2 कंपलसरी कम से कम चाहिए और के लिए। आप मतलब आप बोल रहे हो कि ए और बी कम से कम, मतलब ए और के साथ कुछ और तो लगाओगे ना कम से कम, तो ए और बी और सी, ए और बी और सी और डी, कुछ इस टाइप से हम कर सकते हैं कॉम्बिनेशंस बनाकर, राइट। एंड जैसे इसका 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 बेसिक यूज क्या है कि अगर मेरे पास दोनों जीरो हैं तो उसका वैल्यू मुझे जीरो मिलेगी, और गेट में दोनों में से कोई एक भी मेरा 1 है तो मुझे 1 मिलेगा। कंप्यूटर में हम लोग जीरो को 1 भी बोलते हैं, और सॉरी, जीरो को फॉल्स भी बोलते हैं और 1 को ट्रू भी बोलते हैं। इट्स लाइक इफ दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स, आउटकम इज फॉल्स, राइट। दोनों में से कोई एक भी ट्रू है हमारा, तो हमारे पास आउटपुट ट्रू मिल जाएगा। दोनों में से एक भी ट्रू है, हमें आउटपुट ट्रू मिल गया, राइट, हमें आउटपुट 1 मिल गया। ऐसे ये केस है यहाँ पे और वाला। एंड केस में इट्स लाइक दोनों में से एक भी अगर हमारा मतलब फॉल्स हुआ, तो हमें आउटपुट हमेशा फॉल्स मिलेगा, राइट। 0 0 के लिए आउटपुट फॉल्स मिला, फिर 1 0 के लिए आउटपुट हमें 0 मिला, जैसे 0 1 के लिए आउटपुट हमें 0 मिला। तो इट्स लाइक फॉल्स ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू, तो वी विल से इट्स फॉल्स। अगर दोनों ही ट्रू हैं, या सारी जितनी भी कंडीशंस हमारे साथ ट्रू हैं, तो तभी हमें आउटपुट हमें ट्रू मिलता है। इसको थोड़ा सा माइंड में रखना, ये जो भी मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि दिस विल ले द बेसिस फॉर जब हम आगे इफ एल्स की कंडीशंस लिखेंगे, है ना, तो उनमें ये हमें काम में आएगा आगे चल के, राइट। ऐसे ही ये एक और अजीब सा कुछ गेट है, एक्सॉर नाम है इसका। ये क्या करता है, ये देखता है कि जो भी हमें वैल्यू मिल रही है, राइट, एक सेकेंड, या ये देखता है कि हमें जो भी वैल्यू मिल रही है, जैसे 0 0 है तो उसका 0 है, 1 0 है तो उसका 1 है, मतलब बस वैल्यूज ना जितनी भी हैं, दो वैल्यूज हमारी ये अपोजिट होनी चाहिए, राइट। 1 0 के करस्पॉन्डिंग 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो उसने वहां पे आपको वैल्यू दे दी 1, और ऐसे 0 1 उसने वैल्यू दे दी आपको 1। बट अगर 1 1 है, दोनों वैल्यू सेम है, तो फिर वो आपको नहीं देगा, राइट। तो ये बेसिक गेट्स थे। जोर को अभी चाहो तो इग्नोर कर सकते हो इस गेट को, इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं, बट एटलीस्ट ये 3 वाले प्रोग्रामिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जोर गेट को थोड़ा एडवांस प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, सॉरी, क्या जोर के गेट के थोड़े से एडवांस प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको बाद में देखते हैं, बट अभी एंड और नॉट को देखते हैं कि इसमें किसी को डाउट है क्या। नो सर। Cool.
आगे आगे चलता हूँ, ठीक है। तो आगे यस, जैसे अब ये इफ की एक कंडीशन लिखी हुई है मैंने। अब इफ क्या है, हम प्रोग्राम को जब हम प्रोग्राम अपना लिखते हैं तो द पीपल हु आर नॉट अवेयर विद प्रोग्रामिंग, कुछ भी उनको नहीं पता प्रोग्रामिंग के बारे में, तो उनके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है यहाँ पे। दिस इज लाइक अ सूडो कोड ऑफ अ इफ कंडीशन, कि एक मेरे पास एक वेरिएबल है ए करके, एंड व्हाट इज अ वेरिएबल? अ वेरिएबल इज समथिंग व्हिच हैज अ डायनामिक वैल्यू, जिसकी वैल्यू एक रन टाइम पे अपने प्रोग्राम को चला रहे होंगे। लाइक अब देखो, मेरे पास एक प्रोग्राम है, उसके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है 100। हमें पहले से पता है कि इस प्रोग्राम के अंदर 100 इज इक्वल टू 100, लाइक 100 विल बी इक्वल टू 100, उसकी वैल्यू चेंज नहीं करोगे आप, राइट? इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू। बट एक हम क्या करते हैं प्रोग्रामिंग में, हम वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं एक जगह, एंड उस वैल्यू को हम रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं वाया सम मैनिपुलेशंस, वाया सम कैलकुलेशंस। तो उस ए की वैल्यू, जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल है ए, तो ए जो है रन टाइम पे कैलकुलेट होगा, करेक्ट। उसकी वैल्यू रन टाइम पे असाइन होगी, रन टाइम पे वो चेंज कर सकते हैं हम ए की वैल्यू को। तो बट आप 100 को नहीं बोल सकते कि 100 इज इक्वल टू 1000, बट आप ए को बोल सकते हो कि ए इज इक्वल टू 100 आफ्टर सम मोर इंस्ट्रक्शन, सम मोर कमांड्स, यू कैन से दैट ए इज इक्वल टू 1000। ऐसा हम चेंज कर सकते हैं। तो वेरिएबल का बस एक इतना सा कॉन्सेप्ट है, वेरिएबल जैसे उसका नाम है कि इट कैन वेरी, उसकी उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है, ठीक है ना। इसको जब हम लैंग्वेजेस में प्रोग्राम कर रहे होंगे आगे चल के, तो उसमें और देखेंगे कि ए क्या है, या सॉरी वेरिएबल क्या है एंड कांस्टेंट्स क्या है। तो अभी के लिए बस इतना जान लो कि दिस इज समथिंग व्हिच विल हैव अ वेरिएबल वैल्यू एट रन टाइम, जब हम प्रोग्राम अपना चला रहे होंगे, राइट। तो इसके यहाँ पे अगर मैंने बोला इफ, मतलब इंग्लिश में, अगर इंग्लिश वाला भी इफ अगर मैं अज्यूम करूँ, तो इसकी सिर्फ दो ही वैल्यूज हो सकती हैं यहाँ पे, या तो ए 100 से बड़ा है या ए 100 से छोटा है, करेक्ट। आई थिंक इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि एक वेरिएबल वैल्यू है, वो वेरिएबल वैल्यू की जो भी इस टाइम करंट सिनेरियो पे, करंट टाइम स्टैम्प पे, करंट टाइम पे जो भी ए की वैल्यू है, वो या तो 100 से बड़ी होगी, या 100 से छोटी होगी, या 100 के बराबर होगी, राइट। बट अगर 100 के बराबर भी है तो दिस कंडीशन विल फेल, 100 के नीचे भी है तो दिस कंडीशन विल फेल, 100 के 100 से ऊपर है, नीचे है, बराबर है, this condition will only pass when this a is greater than 100, राइट। सो इसका आउटपुट सिर्फ एक ही आएगा, या तो वो ट्रू होगा या फिर वो फॉल्स होगा, करेक्ट। तो दो ही ब्रांचेस बनेंगी हमारे पास इस इफ कंडीशन की, लाइक इफ a is greater than 100 और if a is not greater than 100, मे बी इट्स इक्वल, राइट। तो ये यही दो कंडीशन होंगे हमारे पास। इसमें किसी को डाउट है क्या? Okay. So I think, Mhm. yeah. So true will have possibilities like a is equal to 100 or a is less than 100. Then the condition is true. If a is more than 100, then it will be false, right? This is what I'm नहीं getting. नहीं नहीं नहीं, Okay. if a is greater than 100, ये greater than का साइन है, राइट। if a Okay. is greater than 100, only then this condition will be true. Okay. If a is equal to 100 or if a is less than 100, then it's Then not it's true, right? Correct. yeah. Okay. Okay. Got it. संदीप, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मुझे गेट के रिगार्डिंग डाउट था। आपने बोला जैसे गेट्स जो हमारे होते हैं वो सीपीयू का एक पार्ट है, तो ये Yes. मतलब एक हार्डवेयर पार्ट होता है चिप की फॉर्म में, या फिर मतलब कुछ अदर चीज होता है मतलब? देखो, ये डिपेंड करता है कि आपका कंप्यूटर किस तरीके से बना है, मैन्युफैक्चरर ने कैसे बनाया है। अगर वो चाहे तो इसे लॉजिकली एक एक उसमें सॉफ्टवेयर के थ्रू एम्बेड कर सकता है, राइटिंग सम लॉजिक। मोस्टली ये होता है कि इट्स काइंड ऑफ अ गेट व्हिच इज अटैच्ड, ठीक है। एक एक सीपीयू पे एंड गेट, नॉर गेट, इस टाइप से हमारे पास गेट्स होते हैं, या कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स है, कुछ मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सम आईसीज वगैरह सब लगाकर उसको ऐसा बना देते हैं कि उसका आउटपुट जो है इसी टाइप का आउटपुट मिलेगा। ओके, मतलब आईसीज के फॉर्म में भी आते हैं मतलब ये गेट्स? करेक्ट। हाँ, मतलब उसको उसको क्रिएट कर ओके। सकते हैं अपने जो सर्किट बोर्ड होता है हमारे पास, उसमें इन सब चीजों को क्रिएट कर सकते हैं, ओके ओके। राइट। तो गेट का बस ये छोटा सा एक फंडा जान लो। इतना डिटेल में हमें वैसे जानने की जरूरत नहीं है, बस एक एक छोटा बेसिक से जानने की जरूरत है कि जो भी इनपुट दे रहा है उसके करस्पॉन्डिंग सीपीयू कुछ आउटपुट देगा, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ गेट। नॉट गेट है तो उसको इन्वर्ट कर देगा, जीरो को वन कर देगा, वन को जीरो कर देगा, उसका आउटपुट उल्टा कर देगा, राइट। और गेट है हमारे पास तो जीरो जीरो को जीरो कर देगा, फिर वन जीरो का वन कर देगा, तो उस टाइप से देखेगा। एंड गेट का भी सेम ऐसे ही है, आपके पास वो देखेगा कि सारी कंडीशन जब तक मेरे पास ट्रू नहीं होती तब तक वो ट्रू आउटपुट नहीं देगा या वन आउटपुट नहीं देगा, ठीक। तो ये बेसिक हमारे पास गेट का लॉजिक।
अब जैसे इस केस में लेते हैं यहाँ पे, इफ ए इज ग्रेटर देन 100, ठीक है, तो ये इसमें तो कोई गेट नहीं लगा, किसी भी टाइप का मैंने कुछ मतलब इस टाइप का ऑपरेशन नहीं किया कि ए को इन्वर्ट कर दो या फिर ए को उल्टा कर दो, वो आगे देखते हैं। जैसे ये वाली कंडीशन है हमारे पास कि इफ मेरा ए इज ग्रेटर देन 100 एंड बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन 100, अब यहाँ दो वेरिएबल ए और बी, राइट। अब इसका एग्जांपल ऐसे सोचो कि लेट्स से ए की कुछ वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 101 ले लेते हैं, और बी की वैल्यू ले लेते हैं 99, ठीक है, एक 100 से बड़ी है, एक 100 से जस्ट छोटी है। तो अभी फर्स्ट वाली कंडीशन कह रही है कि यस 101 इज ग्रेटर देन 100 एंड बी इज ग्रेटर देन 100, नो बी इज नॉट ग्रेटर देन 99 इज लेस देन 100। तो दिस विल इवैल्यूएट टू ट्रू, कि ये तो ट्रू था बट ये जो थी ये फॉल्स था, राइट। तो अब इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारा कौन सा केस निकल के आएगा, ट्रू एंड फॉल्स वाला। और बीच में कौन सा गेट लगा है हमारा, एंड वाला, तो ट्रू एंड फॉल्स, इट बिकम्स फॉल्स। तो ये यहाँ देख रहे हैं कि दोनों के दोनों क्या मेरे 100 से बड़े हैं कि नहीं, राइट। तो ये अब यहाँ पे थोड़ा मतलब गेट को मैंने कैसे अप्लाई किया ये थोड़ा समझ में आया। Yes. है ना। तो रुद्र कुछ कह रहे हो आप, सॉरी। नहीं सर, समझ में आ गया, ठीक। ठीक है, बेसिक ही है, दोनों मतलब 100 से बड़े होने चाहिए, दोनों अपनी अपनी इंडिविजुअल कंडीशन सेटिस्फाई करने चाहिए। इफ ए इज ग्रेटर देन 100 एंड बी इज आल्सो ग्रेटर देन 100, तो तभी ये ट्रू होगा। तो हमारे इसके चार पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं, क्योंकि ए और बी दोनों वेरिएबल्स हैं। या तो दोनों ट्रू हो तो ये हमें आउटपुट क्या देगा, ट्रू, करेक्ट। एक ट्रू है एक फॉल्स है, आउटपुट हमें फॉल्स मिलेगा। बाकी हर केस में हमें फॉल्स ही मिलेगा, क्योंकि उन दोनों में से कम से कम एक कंडीशन ऐसी है जो फॉल्स हो रही है। लास्ट वाले केस में दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो सकती है, राइट। दोनों की वैल्यू, लेट्स से ए की वैल्यू 98 होगी, बी की वैल्यू 99 होगी। इसमें मैं थोड़ा सा जोर दे रहा हूँ, जिन लोगों को जो जो लोग इससे ऑलरेडी अवेयर हैं वो थोड़ा सा हो सकता है परेशान हो जाए कि बार बार एक चीज को रिपीट क्यों कर रहा हूँ। बट दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो अगला आने वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा क्रूशियल हो जाएगा इस चीज को लेकर। सो ये बेसिक्स है यहाँ तक, मतलब सेशन खत्म नहीं कर रहा मैं, बट यस दिस इज लाइक बेसिक्स ऑफ दिस सेशन। किसी को यहाँ तक कुछ भी पूछना है बिना झिझक, मतलब पूछ सकता है मेरे से एकदम। ओके, सो यहाँ पे एंड के लिए चार ही पॉसिबिलिटीज है कि ट्रू ट्रू रहेगा तभी वो ट्रू रिजल्ट देगा, एल्स अगर मिसमैच रहेगा तो वो फॉल्स ही देगा, और इवन फॉल्स फॉल्स में तो फॉल्स ही सिनेरियो है। एग्जैक्टली अब इसको ना एक बार ऐसे इंग्लिश में बोल के देखो कि मेरे पास दो कंडीशन है, जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई तभी मैं कुछ काम करूंगा, है ना। ओके, जब जब मेरे पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी मैं वो काम करूंगा। एक भी कंडीशन मेरी नहीं मानी, एक भी मेरी शर्त नहीं मानी, तो मैं ये काम नहीं करने वाला। बस इतना सा है, सिंपल एंड का केस, राइट। अगर इसके बीच में मैं यहाँ पे और लगा देता, यहाँ पे एंड की वजह और लगा होता, तो मैं क्या बोलता कि मेरी दो शर्तें हैं, दोनों में से आप कोई भी कम से कम एक मान लो, मैं आपका काम कर दूंगा, है ना। तो बस वही वही वाला यहाँ पे सीन है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, यहाँ जो जो कंडीशन हम देख रहे हैं, ठीक है। ओके ओके, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे कि ये हो गया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी तक मेरे पास ए की बस एक कोई कांस्टेंट वैल्यू थी मेरे पास, जैसे मैंने असाइन कर दिया था ए इज इक्वल टू 100, या फिर मैंने बोल दिया था ए इज इक्वल टू 1000। अब मैं बोल रहा हूँ ए इज अ लिस्ट, यहाँ पे मैंने एक ए के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉमा सेपरेटेड मतलब वैल्यूज डाल दी है मैंने, और मैंने बोल दिया है कि ए की वैल्यू मतलब ए इज अ लिस्ट, और उस लिस्ट के अंदर एक बकेट टाइप से एज्यूम कर लो, उस बकेट के अंदर बहुत सारे नंबर्स पड़े, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर 1000 तक। और हर नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने उसके पीछे एक इंडेक्स लगा दिया, यहाँ पे जैसे 0 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है ना। तो उसको आइडेंटिफाई हम करेंगे ए ऑफ 0 से या ए ऑफ 1 से, क्योंकि प्रोग्रामिंग में हम लोग हमेशा स्टार्ट करते हैं 0 से और एक लेस देन तक जाते हैं। जैसे इसमें 1000 नंबर है तो उसकी वैल्यू हम स्टार्ट करेंगे 0 से लेकर 999 तक, राइट। होंगे नंबर 1000 ही, आप काउंट करोगे 0 से लेकर 999 तक तो आपको 1000 नंबर ही मिलेंगे। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको एज्यूम करके चल रहे हैं कि एक लिस्ट है, एक बकेट है, जिसके अंदर बहुत सारे नंबर्स हैं, जैसे 0th इंडेक्स बोलते हैं उसे। ये 0th इंडेक्स पे हमारे पास एक वैल्यू पड़ी है जिसका जिसकी जिसकी वैल्यू है 1। फिर दूसरे इंडेक्स पे एक वैल्यू पड़ी है जिसकी वैल्यू है 2। ऐसे ही करते हुए 999th इंडेक्स पे हमारे पास एक वैल्यू पड़ी है जिसका वैल्यू है 1000, करेक्ट। पहले ए हमारे पास यहाँ तक एक कांस्टेंट वेरिएबल था,
कांस्टेंट वेरिएबल इन द सेंस कि एक सिंगल वैल्यू थी, अब यहाँ पे हमारे पास ए के अंदर मल्टीपल वैल्यूज, बस इतना ही डिफरेंस है पिछले और इस वाले में, कि एक एक सिंगल वैल्यू से एक मल्टीपल वैल्यूज वाला हमने बना दिया। इसको कंप्यूटर के टर्म्स में एरे बोलते हैं, इन प्रोग्रामिंग टर्म्स दिस इज नोन एज अ एरे। इसको कुछ लैंग्वेजेस में लिस्ट भी बोलते हैं, और लिस्ट इज एनालोगस टू द इंग्लिश वाला लिस्ट, कि आपने एक लिस्ट बना ली है पेपर पेन पे। अब ऐसे अज्यूम करो आपके पास एक रूल्ड कॉपी है जिसपे लाइनें बनी होती हैं, और हर हर लाइन को आप एक नंबर दे दो, ठीक है। फर्स्ट वाली लाइन को आपने 0 नंबर दे दिया, सेकंड वाली लाइन को आपने 1 नंबर दे दिया, और हर लाइन पे आप कुछ वैल्यू लिखना स्टार्ट कर दो। तो 0th वाली लाइन पे आपने 1 लिख दिया, फर्स्ट वाली लाइन पे आपने 2 लिख दिया, सेकंड वाली लाइन पे आपने 3 लिख दिया, बस इतना इतना सही है इसका कॉन्सेप्ट, राइट, इस एरे वाले का। ये आप लोगों को समझ में आया क्या? अभी मतलब सिर्फ इस चीज की बात करिए कि एक लिस्ट है, ये बात समझ में आ गई क्या सब लोगों को? Yes, sir. यस ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि अब हमें ए की अगर कोई वैल्यू चाहिए, ए के अंदर से कोई वैल्यू निकालनी है, तो उस वैल्यू को मैं कैसे निकालूंगा, और उस वैल्यू के बेसिस पे अगर मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वही पुरानी इफ वाली कंडीशन लगानी है। अभी जैसे यहाँ पे हम ए के साथ देख रहे थे इस वाले में कि इफ ए इज ग्रेटर देन 100 वाला। अब बट ए के अंदर बहुत सारी वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज में से मुझे कोई एक वैल्यू को चेक करना है या सारी वैल्यूज को चेक करना है कि सारी वैल्यूज मेरी 100 से बड़ी है कि नहीं, मैं अब सिर्फ तभी काम करूंगा, ठीक है। तो उसके लिए कुछ ये वाला कुछ एग्जांपल है। एक एक लूप होता है इसमें, हम क्या करते हैं सभी वैल्यूज को ट्रैवर्स करने के लिए, ट्रैवर्स मतलब एक एक वैल्यू को चेक करने के लिए हम एक लूप चलाते हैं, फॉर लूप टाइप का, कि फॉर, अब जैसे ये मैंने बोला आई आई मतलब ये आई, दिस आई इज शॉर्ट फॉर्म फॉर इंडेक्स। जो मैं बोल रहा था कि 0th इंडेक्स पे ये है, सेकंड इंडेक्स पे ये है, फिर थर्ड इंडेक्स पे ये है, इस टाइप से मैं बता रहा था। तो उस इंडेक्स का मैंने एक शॉर्ट मतलब वैल्यू रख दी है, उसका नाम बोला है मैंने आई, फॉर आई इन रेंज 0 से लेकर लेंथ ऑफ ए तक। तो ये क्या करेगा, 0 से लेकर 999 तक जाएगा, लेंथ ऑफ ए अज्यूमिंग की लास्ट में 999 आपको रिटर्न करेगा, सॉरी 1000 रिटर्न करेगा। तो दिस पीस ऑफ कोड जो अभी यहाँ पे फर्स्ट लाइन में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस विल से कि आई की वैल्यू 0 से लेकर 999 तक, मतलब 1000 से एक नीचे तक हम अज्यूम कर रहे हैं ये चलेगा ऐसा। और फिर हम बोलेंगे कि ए को हमने डिनोट किया उसके इस इंडेक्स से, उसको उसको रिजोल्व किया उसके इंडेक्स में, लाइक इफ ए ऑन द इंडेक्स ऑफ 0। अब मेरे पास इसके अंदर यहाँ पर वैल्यू आगे जो भी, उस वैल्यू को मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या वो मेरी 100 से बड़ी है कि नहीं। कोई चैट में कुछ लिख रहा है शायद, एक बार मैं चैट भी पढ़ लेता हूँ। ओके ठीक है। तो यस, यहाँ पे हमारे पास बहुत सिंपल सा केस है, इसकी वैल्यू एक एक करके वैल्यूज चेक करनी है। मेरे पास एक इंडेक्स है, फॉर ए ऑफ इंडेक्स, फॉर ए ऑन इंडेक्स 0, फॉर ए ऑन इंडेक्स 1, और उस इंडेक्स की वैल्यू मैंने ऊपर डिफाइन कर दी है विद अ वेरिएबल आई। एक वेरिएबल ले लिया आई फिर से, और इस आई की वैल्यू क्योंकि वो वेरिएबल है मैं रन टाइम पे चेंज कर सकता हूँ, तो मैंने आगे कुछ इंस्ट्रक्शन लिख दिया कि उसकी वैल्यू 0 से लेकर 999 तक उसे आप चेंज करो। एंड फॉर ए ऑन लाइन नंबर 0, फॉर ए ऑन लाइन नंबर 1, फॉर ए ऑन लाइन नंबर 2, जो भी उस लाइन के करस्पॉन्डिंग मेरी वैल्यू लिखी है उसको कंपेयर करो 100 के साथ। अगर वो उससे बड़ी है तो ही वो ऑपरेशन परफॉर्म करो, राइट। इस फॉर लूप में किसी को डाउट है क्या? ये बेसिक एक फॉर लूप है, एक एरे को जिसका नाम था ए, उसको ट्रैवर्स करने के लिए एक इंडेक्स बनाया आई, उसकी वैल्यू डाली 0 से लेकर 999 तक, और उसको ट्रैवर्स करके देखा एक एक वैल्यू के लिए, एक एक लाइन के लिए, कि फॉर ए इस लाइन पे है तो फिर उसकी वैल्यू चेक करो, तभी ऑपरेशन परफॉर्म। ये थोड़ा सा पिछले से मतलब ऊपर आ गया है। किसी को यहाँ तक कुछ पूछना है क्या? हाय प्रशांत, आप एक बार ये जो आप ट्रैवर्स करने की बात कर रहे हो ना, आप इसको थोड़ा बताओगे? मतलब ट्रैवर्स करने का मतलब क्या होता है? ट्रैवर्स करने का मतलब आप एक एक करके आप चेक कर रहे हो वैल्यूज को स्टार्टिंग से लेके एंड तक। हाँ ओके। बस इतना ही मतलब है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएंगे। जब हम इसकी एक्चुअल प्रोग्रामिंग करेंगे तो इसको हैंड्स ऑन करके देखेंगे। अभी के लिए बस समझ के देख लो ऐसा छोटा सा, कि ट्रैवर्स मतलब आप एक एक करके वैल्यूज चेक कर रहे हो। ट्रैवर्स हम उल्टा कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं, बीच में से कर सकते हैं, कहीं और से कर सकते हैं। ये सारे हम जब प्रोग्रामिंग एक्चुअल हैंड्स ऑन करके देख रहे होंगे, जब मैं कोड करके दिखाऊंगा आने वाले लेक्चर्स में, तब इस चीज को प्रॉपर करके देखेंगे। बट अभी के लिए बस इतना जानना जरूरी है कि एक एक लिस्ट है
उस लिस्ट के एक वैल्यू को जो मुझे चेक करना है, तो उस चेक करने वाले प्रोसीजर को मैं ट्रैवर्स करना बोल रहा हूँ। और ट्रैवर्स करने के लिए जो प्रोसीजर मैं फॉलो कर रहा हूँ वो ऐसा है कि मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूँ आई के नाम से, एंड उस आई की जो वैल्यू है वो मैं वेरी कर रहा हूँ जीरो से लेकर जो भी उसकी लेंथ है उससे एक कम तक। लेंथ उसकी 1000 आई की, तो उससे एक कम तक मैं उसे वेरी करूंगा आई की वैल्यू। और फिर उसके बाद मैं सिंपल सा यहाँ पे बोल दूंगा कि इसको फॉर ए ऑन दिस इंडेक्स उसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। ये दिस विल डिनोट लाइक 1 2 3, इस टाइप से यहाँ पे मेरे पास उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी इस चीज के अंदर। एंड उसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ अपने 100 के साथ। तो हम ए ऑफ आई की जगह सिर्फ आई नहीं लिख सकते? अगर आप ए ऑफ आई की जगह सिर्फ आई लिखोगे तो वो क्या करेगा, आई की वैल्यू हमारी चल रही है जीरो से लेकर 999 तक, राइट? तो वो क्या करेगा, जीरो से लेकर 999 तक चेक करेगा, ना कि ए के अंदर जो वैल्यू है। आप इंडेक्स जो है, इंडेक्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस बकेट, राइट? इस लिस्ट का पार्ट नहीं है इंडेक्स। अब जैसे अगला केस लेते हैं, इसमें लग रहा होगा कि आई की वैल्यू तो हमारी जीरो से लेकर 999 तक जा रही है, बट ए की वैल्यू में मतलब जो ए की लिस्ट है उसके अंदर जीरो तो है ही नहीं कहीं पर भी, राइट? अब जैसे अगला केस लेते हैं, हाँ, अब जैसे एक अगला केस लेते हैं, एक और इसका हम नाम लिखते हैं यहाँ पे, जैसे बी बोलते हैं। तो अब बी में मेरे पास 1000 आ गया। अब मैं इसमें रैंडम वैल्यूज डाल रखी थी मैंने। पहले में मेरे पास सारी वैल्यू सॉर्टेड थी, मतलब मैं 1 से लेकर 1000 तक जा रहा था। बट अगले वाले केस में वही सेम काम किया मैंने, बस मैंने वैल्यूज जो है कुछ भी रैंडमली डाल दी है। ठीक है, जो मैंने लाइन नंबर 1 पे लिखा था वो मैंने लाइन नंबर किसी और पे लिख दिया, जैसे 500 लाइन 500 लाइन पे लिख दिया, या 100th लाइन पे लिख दिया, 99th लाइन पे लिख दिया उसे। तो बस वो मैंने जंबल कर दिया, लाइनें ऊपर नीचे कर दी मैंने, बट एसेंस वही है अभी, राइट? तो फर्क नहीं ज्यादा इसमें उसमें कुछ। पहले पहले वाला एक बकेट थी जिसमें सारी वैल्यूज सॉर्टेड थी मेरे पास। सॉर्ट का मतलब कि आपने एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने लिख रखा था। इस केस में असेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिख रखा है एक लाइन के अंदर, सॉरी एक एक बकेट के अंदर, एक लिस्ट के अंदर। और इस वाले में मैंने किसी भी रैंडम उसमें डाल रखा है, कि किसी भी रैंडम ऑर्डर में डाल रखा है। 1000 221 3 423 512, ऐसा कुछ भी मैंने इसमें लिख रखा है, राइट? रैंडम वैल्यूज हैं, रिपीट हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर, ईच वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर वैल्यू, है ना? वही सेम चीज है, सेम एग्जांपल है, बस यहाँ पे लिस्ट बदल दी है, और ये उसके बेसिस पर मैं चेक कर रहा हूँ। ओके, तो आई वो इंडेक्स हो गया। बेसिकली मैं एक सिंपल टर्म में समझू तो आई एक फॉर एग्जांपल आई को मैं एक बॉक्स की तरह समझता हूँ कि वो पोजीशन बता रहा है कि आई स्टार्ट हो रहा है जीरो से, एग्जैक्टली या जीरो फिर 1 2 3, लेकिन वो जीरो समझो एक बॉक्स है, वो बॉक्स के अंदर वैल्यू क्या है वो इधर समझ में आ रहा है कि वो 1000 हो सकता है, 2 to 1 हो सकता है। जीरो पे 1000 है, आई इज जीरो, तो उस पर 1000 वैल्यू है। आई एम करेक्ट? एग्जैक्टली यू गॉट द पॉइंट, या राइट? मतलब आई को एक बॉक्स की तरह समझो ऐसे, मतलब एक ना इमेजिन करो कि आपके सामने एक पेज रखा हुआ है जिसमें रूल्ड कॉपी है, और हर हर मतलब रूलिंग लाइन पर, रूल्ड कॉपी मतलब एक जो हमारे पास उसमें लाइन लिखी हुई है, हर लाइन को मैंने एक नंबर दे दिया है, 0 1 2 3 4। तो ये जो 0 1 2 3 4 जो लाइन नंबर दे रखे हैं ना हमने, स्टार्टिंग में सीरियल नंबर जो डालते हैं हम, उसको इंडेक्स बोला है, और उस इंडेक्स को मैं यहाँ पे आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसमें। ठीक है ना? तो कंप्यूटर क्या करता है, ये एक लूप चलाएगा, और इसको बहुत मिली सेकेंड्स के अंदर, क्योंकि बहुत छोटा सा लूप है, तो एक बहुत बहुत मिली सेकेंड्स के अंदर, या मतलब कभी कभी कुछ केसेस में माइक्रो सेकेंड्स में भी ये पूरा का पूरा लूप ट्रैवर्स कर देगा। अब जस्ट इमेजिन आपके पास 1000 वैल्यूज हैं, एंड आपको 1000 वैल्यूज एक एक करके पढ़नी है। ठीक है, आपको 1000 वैल्यूज एक एक करके पढ़नी है, प्रिंट करानी है, किसी को बताना है, तो आपको कितना टाइम लगेगा? तो कंप्यूटर ने, क्योंकि उसके पास प्रोसेसिंग पावर बहुत ज्यादा, तो वो काम बहुत मिली सेकेंड्स माइक्रो सेकेंड्स में भी कर सकता है, राइट? कूल। तो अब ना हमारे पास देखो दो केस आ गए थे। अभी मैंने एक टर्म बोली कि बहुत फास्ट प्रोसेस करता है, बट फास्ट भी कितना फास्ट, और कौन से केस में ज्यादा फास्ट। तो ये एक थोड़ा सा एडवांस चीज है, जिन लोगों को लगता है कि वो प्रोग्रामिंग जानते हैं, तो उनसे मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा कि वाई इन दिस केस, जब मेरे पास सारी वैल्यू सॉर्टेड थी 1 2 3 4 5 से लेकर 1000 तक, और जब मेरे पास सारी वैल्यू जम्बल्ड अप थी,
उनको पढ़ना कंप्यूटर के लिए क्या इसमें ऐसा डिफिकल्ट हुआ होगा कि दिस केस इज फास्टर इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बट दिस केस इज स्लोअर इन मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस या फिर मोस्ट ऑफ द केसेस। सर जब कोई भी चीज सॉर्टेड होता है तो कंपैरिजन कम हो जाता है, और जब अनसॉर्टेड होता है तो कंपैरिजन बढ़ जाता है जनरली। नहीं, कंपैरिजन तो हम सारी कर रहे हैं। मतलब मैंने ए की सारी वैल्यूज को कंपेयर किया 100 के साथ, इसमें भी मैंने बी की सारी वैल्यूज को किया 100 के साथ। सर मैं अटेम्प्ट करूँ? बिल्कुल। बेसिकली सीक्वेंसिंग में अगर बिट्स में ये 1 इज आइडेंटिफाइड इन टर्म्स ऑफ बिट्स, 0 1 में जो भी इसका एक आइडेंटिफिकेशन रहेगा, जम्बल्ड में वो आइडेंटिफिकेशन वो बिट्स 0 1 का कॉम्बिनेशन बढ़ जाएगा, तो वो प्रोसेसिंग करने के लिए टाइम लगेगा, और यहाँ पे रैंडम है इसलिए शायद वो स्लो फास्ट होगा। आप थोड़ा सा उस कॉन्टेक्स्ट में जा रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा उस कॉन्टेक्स्ट में जा रहे हो, बट जो आपने बेस पकड़ा है ना, बेस थोड़ा सा गलत है, बट कॉन्टेक्स्ट आप थोड़ा सा सही जा रहे हो कि जो आपने मतलब लेटर पार्ट बोला कि रैंडम होगा तो उसे पकड़ना मुश्किल होगा। ये पार्ट, इतना पार्ट ठीक है। बेस जो है मैं उसको उसको क्लियर करता हूँ। ओके, फरीद को मेरी आवाज नहीं आ रही? क्या किसी को भी मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो, आ रही है। ओके, फरीद आ रही है। श्योर, मैं फरीद को लिख देता हूँ। फरीद, आई थिंक योर नेट इज नॉट वर्किंग। राइट, तो इसका एक्सप्लेनेशन कोई और दे सकता है क्या? मतलब जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, मैं उससे एक्सपेक्ट करूंगा कि बताए, क्योंकि ये जो ना एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एंड ये इंटरव्यू में बहुत रेयरली लोग पूछते हैं तो इसकी तैयारी भी नहीं करते। बट बट दिस इज लाइक वन ऑफ द वेरी गुड गुड ऑप्शन, कि अगर आपको ये पता है एंड यू कैन चैलेंज अदर पीपल, कि आपको एटलीस्ट बेसिक्स इस पॉइंट से बहुत ज्यादा क्लियर होंगे कि जो इसके इसके करस्पॉन्डिंग जो अटैच टॉपिक है वो बहुत क्रूशल टॉपिक है। राइट, प्रोग्रामिंग में हम उसे कम यूज करते हैं, बट इट कैन एनहांस आवर प्रोग्रामिंग टू सम एक्सटेंट। देखो, तो अभी तक हमें कुछ आंसर्स मिले कि कंपैरिजन कम होंगे, तो वो तो नहीं सही आंसर, कि हमारे पास कंपैरिजन तो उतने ही है। राइट, कि हमारे पास इसमें भी 1000 कंपैरिजन थे, इस साइड भी, और इस साइड भी हमारे पास 1000 कंपैरिजन थे। कोई कुछ कहना चाह रहा शायद हाँ शायद ये हो सकता है कि जो इसमें जो होती है, जो सॉर्टेड लिस्ट होता है 1 to 1000, उसमें जो है? प्रोसेस वो शायद प्रिडिक्ट कर लेता है कि अगला नंबर यही होगा, तो फिर इसकी करेक्ट, वजह से शायद वो फास्टर कर देता है और इसमें वो नहीं कर पाता प्रिडिक्ट। करेक्ट, करेक्ट। तो अभी हाँ, और कोई और कुछ कहना चाह रहा जो आई है, आई को यूटिलाइज करके हम उसमें ही उसी के बेस पे ऑपरेशन करेंगे, हमको रीड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा वो नंबर इंडेक्स पे, ऐसा कुछ? बिकॉज वो नहीं। ओके गो अहेड, हाँ बताओ। सर नहीं नहीं, तो फिर वो कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। रुद्र रुद्र कुछ कहना चाह रहे हैं? सर ये सर ऐसा शायद हो सकता है कि जैसे कंप्यूटर में कुछ भी, जैसे हम लोग तो कोड कर देते हैं अपने लैंग्वेज में, पर कंप्यूटर हर एक चीज 0 1 में समझता है, बाइनरी में। तो बिल्कुल अगर उसको डेटा अगर सीक्वेंस में मिलते जाएगा तो फिर उसके लिए काफी इजी रहेगा कि मतलब वो थोड़ा सा कुछ ऐड करके और फिर वो नेक्स्ट ऑपरेशन कर जाएगा। पर ऐसे अगर मतलब वैल्यूज अगर रैंडम होगी तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसको हर बार नए से स्टार्ट करना पड़ेगा। और जब डेटा सीक्वेंस में मिलता होगा तो शायद उसको उतना प्रोसेस ना करना पड़े, इस वजह से थोड़ा प्रोसेसिंग फास्ट हो सकता है मे बी। देखो, प्रोसेस तो उसे सब कुछ करना ही है, ठीक है, ये आपने काफी हद तक तो सही बोला है, लाइक यू आर 80% ऑन द ट्रैक। ठीक है, मैं एक इसको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। ठीक है, किसी और को कुछ बताना है क्या, या कोई किसी तो और के सर पास जो कोई और? बाइनरी का तो सर कॉन्सेप्ट में होता है ना कि 0 1 वाला। हम्म, ठीक है, इस केस में वैसे बाइनरी से कुछ लेना देना नहीं है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसे कि ये कैसे होता है। इसमें क्या होता है कि एक टर्म होती है ब्रांच प्रेडिक्शन। अभी हम जब जैसे पीछे रहेंगे तो आपने नोट किया होगा, मैंने यहाँ पे ना एक एक चीज लिखी थी, दैट देयर आर 4 पॉसिबल ब्रांचेस फॉर दिस केस। राइट, जैसे इसमें 2 ब्रांच थी, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है, इसमें 4 पॉसिबल ब्रांच थी, तो मैंने यहाँ ब्रांच वर्ड यूज किया था एक, है ना, कि दिस कैन टेक अ ब्रांच, कि आइदर बोथ ऑफ देम आर ट्रू, और आइदर ट्रू एंड फॉल्स वाला केस, आइदर फॉल्स एंड ट्रू वाला केस, और आइदर
फॉल्स एंड फॉल्स वाला केस में, यहाँ पे 4 ब्रांचेस मेरे पास बन के आई थी, राइट। ऐसे ही यहाँ पर भी एक ब्रांच है कि उसको बस प्रिडिक्ट करना है कि यहाँ पर मेरी ब्रांच की वैल्यू क्या होगी, या तो ब्रांच की वैल्यू फॉल्स होगी या ब्रांच की वैल्यू ट्रू होगी। तो कंप्यूटर के जो प्रोसेसर होते हैं ना आजकल, वो क्या करते हैं, उनकी जो मतलब ऐसा समझो एक पाइपलाइन होता है, पाइपलाइन इज नथिंग बट सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एक एक करके जैसे प्रोसेस होता है हमारा कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज नोन एज अ प्रोग्राम, एंड उसके प्रोग्राम से प्रोसेस बनती है। ऐसी काइंड ऑफ एक एज्यूम कर सकते हैं एक पाइपलाइन होता है सीपीयू के अंदर। पाइपलाइन के अंदर क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स पाइपलाइन बन जाती है वो। ठीक है, पाइपलाइन में क्या है हमारे पास, पाइपलाइन में हमारे पास सीक्वेंस हो सकता है किसी चीज का, या फिर पाइपलाइन में हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन हो सकता है, या कुछ कुछ वेरिएबल्स हो सकते हैं उस पाइपलाइन के अंदर, बहुत सारी मतलब कॉम्प्लेक्स चीजें, तो उतना उसके अंदर नहीं जाएंगे कि पाइपलाइन में क्या क्या होता है, बट ऐसा समझो बहुत बड़ी बड़ी पाइपलाइन होती हैं और उस पाइपलाइन के अंदर ये ब्रांचेस बनती हैं, राइट। अब ब्रांच की वैल्यू या तो फॉल्स गई या वो ट्रू गई इस केस में, राइट। अब कंप्यूटर क्या करता है, उस पाइपलाइन को स्टार्ट करने के लिए और पूरा उसे बूट करने के लिए काफी टाइम लगता है उस पाइपलाइन को, राइट। तो वो क्या करता है, पहले से प्रेडिक्ट करके चलता है कि मैं कंप्यूट का टाइम बचा लेता हूँ, पाइपलाइन को बोलता हूँ कि ठीक है, मैं पाइपलाइन में जो ब्रांच आ रही है, मैं ब्रांच की वैल्यू खुद से पहले से फॉल्स दे दूंगा या खुद से ट्रू दे दूंगा, डिपेंडिंग अपॉन दी मेक ऑफ द कंप्यूटर, मतलब कैसा मैन्युफैक्चरर ने उसे बनाया है, क्या किया है उसके अंदर, ब्रांच प्रेडिक्शन कैसे डाली है ना। तो वो डिपेंडिंग अपॉन उसके हिसाब से तो उसके अंदर कुछ ब्रांच प्रेडिक्ट करके अपना डाल देगा। तब उसे प्रोसेस करना था ये लूप। अब यहाँ देखो, यहाँ पे उसे एक लूप को 1000 बार प्रोसेस करना था, 1000 बार उसको ब्रांच प्रेडिक्ट करना था, और 1000 बार ब्रांच की प्रिडिक्शन या तो ट्रू है या तो फॉल्स है, इनमें से बस दो ही में से एक केस है, राइट। अब इसका सीन कुछ ऐसा बना कि जब वो ये वाला लूप चला रहा है कंप्यूटर हमारा, तो इसने पहले से ही प्रिडिक्ट करके रख लिया कि नहीं ये तो फॉल्स होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, वो चीज जो है हमारी फॉल्स जो थी उसने सोची थी, उसने जो गेस किया तो वो सही निकला, ठीक है ना। तो अब उसके लिए यहाँ तक एटलीस्ट इतने पार्ट तक उसने प्रिडिक्ट करना उसका सही निकला, पहले के 100 केसेस उसके सही निकले, राइट। बट जब उसका नेक्स्ट केस आया उसने देखा ट्रू है, तो उसका एक केस जो था उसका वो केस गलत हो गया, तो उसको पाइपलाइन को डिलीट करके दोबारा से वो पाइपलाइन बनानी पड़ी, मतलब पाइपलाइन डिलीट नहीं, फ्लश करना पड़ा पाइपलाइन के अंदर जो भी है, ठीक है ना। फ्लश मतलब पाइपलाइन के अंदर जो भी सामान है उसको साफ करना पड़ा, ठीक है। जो भी उसने ब्रांच में डाला था उसने देखा कि ये तो गलत हो गया, मेरा प्रिडिक्ट किया होगा, कंप्यूट करने के बाद उसने जो चेक किया तो उसे पता चला कि नहीं नहीं ये तो गलत हो गया। तो अब कंप्यूटर ने क्या किया, हो सकता है ऐसा वो कंप्यूटर करे डिपेंडिंग अपॉन वही अगेन, मतलब उसको कैसा इंप्लीमेंट किया गया है कंप्यूटर को, कि उसने देखा कि यहाँ पे उसको एक वैल्यू ट्रू मिल गई, तो उसकी अगली सारी वैल्यूज को ट्रू गेस करने लगेगा, ठीक है। मतलब जैसे एज्यूम करो दो लोग गेम खेल रहे हैं, और एक एक बंदे का काम है बस तुक्का मारना, दूसरे का काम है उससे कुछ क्वेश्चन पूछना, और उसको वो क्वेश्चन समझ नहीं आया अभी तक बंदे को, और उसने बस उसके ऊपर तुक्का मारना है, ठीक है। तो उसने बोला कि क्या ये इससे बड़ा होगा, तो उसने कहा हाँ होगा, ठीक है। तो उसका जो तुक्का था वो सही हो गया या फिर वो गलत हो गया, इस केस में भी एकदम सेम है। यहाँ पे कंप्यूटर ने गेस किया, तुक्का मारा, बोला कि 1 जो है, मैं ब्रांच को बोल देता हूँ कि बिना कैलकुलेट करे कि 1 मेरा 100 से बड़ा है कि नहीं, आई डोंट नो, बट फिलहाल के लिए मैं ब्रांच को बोल देता हूँ कि हाँ 100 से बड़ा तो नहीं है 1, वो छोटा ही है, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद उसने देखा कि हाँ 100 से बड़ा था, तो ठीक है, जो मैंने तुक्का मारा वो सही था। तो इतने केसेस में उसके तुक्के सही हो गए, ठीक है, पहले वाले। एक केस में उसका तुक्का गलत हो गया, अब कंप्यूटर क्या करेगा, उल्टा तुक्का मारना स्टार्ट कर सकता है वो, ठीक है। अब वो बोलेगा कि अच्छा पिछला केस मेरा 100 से बड़ा था, ठीक है, तो पिछला वाला मेरा ट्रू आया था, तो बाकी आगे जितनी तुक्के में सारे ट्रू बोल देता हूँ, करेक्ट। तो ये एक वही उसी 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 टाइप का केस है, दिस इज कॉल्ड ब्रांच प्रिडिक्शन। तो कंप्यूटर बस ब्रांच प्रिडिक्ट कर रहा है और कुछ नहीं। तो इस टाइप का तुक्के कंप्यूटर को प्रिडिक्ट करना आसान है इस वजह से, ठीक है। मतलब कोई ट्रू है कोई फॉल्स है, कोई ट्रू है फिर बीच में कुछ फॉल्स आ रहे हैं, फॉल्स आ रहे हैं, ट्रू आ रहे हैं, लास्ट वाला फॉल्स है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि उसको पता नहीं पिछला वाला क्या था। मतलब इट्स लाइक मैंने तुक्का मारा वो सही हो गया, दूसरा तुक्का मारा वो भी सही हो गया, तीसरा मारा वो गलत हो गया, तो फिर जो उसमें ब्रांच में उसके अंदर जो भी सामान था उसको डिलीट करना पड़ा, पाइपलाइन के अंदर जो सामान था उसे डिलीट करना पड़ा, उसे वो पाइपलाइन के अंदर सामान फिर से डालना पड़ा। ये केस वो बार बार ऐसे करेगा, है ना, डालेगा नहीं डालेगा, डालेगा नहीं डालेगा, ऐसे कर करके उसको टाइम ज्यादा लगेगा प्रोसेस करने में, है ना। इस केस में उसके लिए बहुत इजी था, उसको उसने डाला, बस एक बार गलत हुआ और बाकी के सब केसेस के लिए उसके सही हुआ, ठीक है। इस वाले में उसने डाला और काफी बार उसका गलत हुआ, और उसको जितनी बार भी गलत हुआ उसको उतनी बार ठीक करना पड़ा। तो दिस विल बी लिटिल स्लो टू प्रोसेस। जैसे अब यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ये एक एक बहुत फेमस वेबसाइट है, stackoverflow.com।
ठीक है, तो ये एक बहुत फेमस आंसर किसी ने वहां पे दिया हुआ है, इसको खोल के देख सकते हो, मैं ये पीपीटी शेयर कर दूंगा क्लास के बाद ग्रुप पे, कि इट सेज मॉडर्न processes are complicated and have long pipelines, so they take forever to warm up and slow down। ठीक है, तो अब पाइपलाइन जो इसका मतलब मैंने जो भी बताया था कि पाइपलाइन के अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं एक साथ, ठीक है, तो उनको स्टार्ट करना या फिर उनको बंद करना, इट इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, ये फॉरएवर लिटरली मत लेना कि मतलब पूरा जिंदगी भर का टाइम लग जाएगा। फॉरएवर इज जस्ट टू एम्फेसिस कि उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, राइट। तो अब जो लेटेस्ट कंप्यूटर्स आ रहे हैं, मॉडर्न कंप्यूटर्स आ रहे हैं जो आप और मैं यूज कर रहे हैं, उनमें क्या करते हैं कि उसको कुछ ऐसा बना देते हैं, ब्रांच प्रेडिक्शन उसमें डाल देते हैं कि you guess which direction the branch will go. Either branch will go in a false state or either the branch will go in a true state। ठीक है, तो if you guess right, you continue executing, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर आपने गलत गेस किया तो you need to flush the pipeline and roll back the branch। ठीक है, then restart down the other part, मतलब तो आपको वही दोबारा काम करना होगा। ये समझ में आया सब लोगों को? मेरा एक डाउट है बताओ संदीप। कि कंप्यूटर तो प्रोसेस, सीपीयू तो सब कुछ प्रोसेस कर ही रहा है, हमारा कैलकुलेशन सारा ही निकालेगा वो, तो ब्रांच प्रेडिक्शन करना क्यों है उसे, मतलब कंपैरिजन करना तो मतलब वो करेगा ही नहीं, क्योंकि वो उसका ऑब्वियस है, वो तो राइट आंसर निकालता है ना कैलकुलेशन करके। तो ब्रांच प्रेडिक्शन से क्या होगा, एआई, अगर एआई यूज करते हैं तब तो समझ में आता है कि ब्रांच प्रेडिक्शन ले रहे हैं, बट अगर नॉर्मल कोई ऐसा कैलकुलेशन करते हैं तो उस केस में क्या यूज हुआ, मुझे नहीं समझ में आया ये, मतलब। देखो, मैं दोबारा बताता हूँ कि इट्स लाइक कि आपने कोई काम स्टार्ट किया, ठीक है, एंड आपको एक एक पर्टिकुलर प्रोसेस था, मतलब कुछ ऐसा ऐसा सिस्टम लेके चलते हैं जैसे कि आप कुछ लिख रहे हो, ठीक है, आप पर आपको पता नहीं कि आप क्या लिख रहे हो, राइट, बट आपको कुछ लिखना है एक कॉपी पे, राइट। आपने वो लिखना स्टार्ट किया, आपके माइंड में जो भी है आपने गेस कर दिया, लाइक यू हैव टू राइट आइदर ट्रू और फॉल्स, इन दोनों में से कोई चीज लिखनी है आपको। आपको अभी पता नहीं, आप एक कंपटीशन में बैठे हो आप, एंड उस कंपटीशन में बहुत सारे लोग हैं आंसर देने के लिए, ठीक है, 3-4 लोग मिलके एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉब्लम का आंसर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है, 3 लोग हैं लेट्स से, प्रॉब्लम का आंसर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और हर एक को एक कंपटीशन चल रहा है क्योंकि हर एक को कैलकुलेट करके पहले आंसर देना है। इस तरह को सीन अज्यूम करते हैं इसमें, एंड लेट्स से कि आप अगर जबरदस्ती आंसर देना चाहते हो पहले, तो व्हाट यू विल डू, यू विल गेस द आंसर, राइट। आपने गेस किया ट्रू या फॉल्स, इस टाइप का वहां पे लिख बिना कैलकुलेट, राइट, आपने आपने कैलकुलेट नहीं किया कि मैं ट्रू बोलूंगा कि फॉल्स बोलूंगा, बस आपने कैलकुलेट बिना सोचे समझे तुक्का मार दिया, वहां पे अपने पेपर पे लिख दिया ट्रू, ठीक है। आपने ट्रू लिख के आंसर सबमिट कर दिया, और सबमिट करने के बाद जो आपसे आंसर शीट लेने आया था वो अपनी डेस्क तक लेके जा रहा है आपका आंसर फाइनली वहां पे, मतलब उसको कंक्लूड करने के लिए कि हाँ भाई संदीप ने आंसर दे दिया है, इसके बाद आंसर चेंज नहीं करेगा। तो आपकी सीट से लेकर डेस्क तक जाने तक उसको कुछ टाइम लगेगा जो आपका आंसर शीट उठा रहा है। अगर आपको रोकना है ना उस बंदे को, तो आप बस उसी पॉइंट तक रोक सकते हो जब तक वो आपकी सीट से अपने डेस्क तक ट्रेवल कर रहा है आपके आंसर शीट लेकर, ठीक है। अब उससे पहले क्या है, आपने उसका आंसर देकर सबमिट कर दिया और उसने किसी और का आंसर नहीं दिया और अपने अपनी शीट पे ट्रू लिख दिया था। अब आपने क्या किया, जब वो बंदा चल रहा है रास्ते में, आपने उसे कैलकुलेट करना स्टार्ट किया उस आंसर को, करेक्ट। जब आपने उस आंसर को कैलकुलेट करना स्टार्ट किया तो आपको पता चला कि मेरा आंसर तो फॉल्स आ रहा है, पर जो मैंने उस बंदे को आंसर दिया वो आधे रास्ते पहुंच चुका है अपना पूरा कैलकुलेशन करने में, उस कैलकुलेशन करने में, सॉरी, आपकी डेस्क से अपनी उस अपनी खुद की डेस्क पे जाने के लिए वो ऑलरेडी आधे रास्ते पहुंच चुका है। बट आपने बीच में कैलकुलेट किया और बोला कि नहीं ये तो गलत है, तो आपने क्या किया, अपना हाथ रेस करके उस बंदे को बुलाया कि मुझे अपनी आंसर शीट वापस चाहिए, आई वांट टू चेंज माय आंसर। तो वो आपके पास वापस आएगा, तो वो उसके वापस आने तक आपको टाइम लगा ना, मतलब उतना टाइम आपको वेस्ट हो गया कि आपने एक तो कैलकुलेट भी किया और फिर वो वापस भी आया। बट उल्टे केस में अगर आपका आंसर सही था तो बंदा आधे रास्ते आगे ऑलरेडी जा चुका था, वो आगे जाके अपनी शीट आपकी शीट अपनी डेस्क पे रख देगा और सबमिट कर देगा आपका आंसर, करेक्ट। अब आप बाकी लोगों से जीत गए क्योंकि आपने जस्ट अपना आंसर प्रेडिक्ट किया था। तो सीपीयू को भी फास्ट प्रोसेसिंग करने के लिए वो कुछ ऐसी आजकल के कंप्यूटर्स में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जो ये लोग काम कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ब्रांच प्रेडिक्शन। तो इसमें कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, इट्स सिंपल नॉर्मल प्रेडिक्शन। ओके, आई थिंक ये थोड़ा सा समझ में आया जो मैंने मतलब दूसरा एनालॉजी दिया आपको। हाँ हाँ समझ में आया। Cool. तो किसी और को ऐसा कुछ पूछना है क्या, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूँ इस चीज को?
हेलो। हाँ, हाय सीता। Yes. हाँ, बेसिकली ये जो ब्रांच प्रिडिक्शन है ये हमारा टाइम सेव करने के लिए हो रहा है। बेसिकली अगर कोई रैंडम चीज है वो समझ जाता है कि Correct, वो correct. कंप्यूटर ही उस तरीके से बन रहे हैं कि जो रैंडम चीजें हो रही हैं तो दे कैन प्रिडिक्ट कि हाँ ये रैंडम वैल्यू आ रही है, वी कैन प्रिडिक्ट एंड स्टार्ट गिविंग आंसर्स, जिससे टाइम बच रहा है। बट देयर आर, इफ रैंडम नहीं है, वो हो गया है, चेंज हो गया है, देन वो ब्रांच प्रिडिक्शन ब्रेक हो रहा है, इसलिए प्रोसेसिंग को स्लो टाइम लग रहा है, मतलब स्लो हो रहा है, क्योंकि उसको हर टाइम नया वो वैल्यू को फिर से रीड करना पड़ रहा है। इट्स लाइक कि Exactly. मैंने कोई काम शुरू किया है, अगर समझो मुझे ऐसा बोला गया कि राइट 1000 टाइम आई वांट टू लर्न लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज 1000 टाइम करना है, तो ये सिंपल चीज है, और कोई फिर उसमें बीच में आके बोल दे वो सेंटेंस चेंज कर दो। हाँ, मतलब ऐसा ऐसा assume कर सकते हो आप कि आपने मतलब assume करके चला कि मुझे अगली लाइन भी I have to write the same line which I have written previously, right? आपने लिखना यस स्टार्ट किया, बट एकदम से बंदे ने आके बीच में बोला नहीं नहीं नहीं, आपको ये नहीं, इस वाली लाइन पे आपको कुछ और लिखना है, तो आपको वो लाइन पहले मिटानी पड़ेगी, करेक्ट? यस 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 यस। आपको उतना मिटाने का टाइम एक्स्ट्रा जाएगा और आपको फिर से लिखना पड़ेगा। यस, सो ब्रांच प्रिडिक्शन जो अभी सिस्टम में डाल रहे हैं, इट्स मोर टू हैव फास्टर कंप्यूटिंग सिस्टम, राइट? एग्जैक्टली ओके। एग्जैक्टली। ये जो नीचे लिंक दिया ना, इसको क्लास के बाद खोल के देखना, इट्स अ वेरी गुड लिंक। इसमें उसने कंपेयर करके बताया है अलग अलग लैंग्वेजेस में कि विद ब्रांच एंड विदाउट ब्रांच क्या क्या मतलब प्रोसेसिंग में कितना डिफरेंस आता है। जैसे सी प्लस प्लस में कुछ 5-5 सेकंड का फर्क भी आ रहा था कभी कभी, है ना, और जावा के अंदर भी फर्क है। हाँ, कुछ हाँ, मैं ही पूछा था, अगर ऐसा है कि ब्रांच प्रिडिक्शन से ही वो अगर सॉर्टिंग ऑर्डर में है, उसे पता है अब 100 से अबव 101 से अबव तो सारे ट्रू ही होंगे, तो उसने आंसर दे दिया, तो उसके बाद वो कैलकुलेशन करेगा या नहीं करेगा कंप्यूटर कैलकुलेशन अपना आगे का? कैलकुलेशन करेगा। देखो उसे क्या करना है, ब्रांच को पाइपलाइन में डाल देना है, ठीक है। उसका जो जो सीपीयू है उसका एक काम है अभी फिलहाल कि उसको एक ब्रांच पाइपलाइन में डालनी है। अब वो या तो कैलकुलेट करके डाले या बिना कैलकुलेट करे डाले, ठीक है। प्रोसेस जो आपका जो भी अरिथमेटिक जो प्रोसेस होगा जितना भी, वो सारा का सारा पाइपलाइन के अंदर प्रोसेस होगा। सीपीयू को पाइपलाइन के अंदर प्रोसेसिंग के लिए कुछ वैल्यू देनी है। अब वो वैल्यू या तो वो ट्रू देगा या तो वो फॉल्स देगा, करेक्ट। अब ट्रू या फॉल्स जो भी उसने दिया है, या तो वो सही हो सकती है या वो गलत हो सकती है। तो उसने अभी गेस करके पाइपलाइन को कुछ वैल्यू दे दी, बोल दिया कि तुम ट्रू के साथ काम करना स्टार्ट करो, मैं आगे आगे बताता हूँ कि नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी। बट जब उसने उसे ट्रू को वैल्यू दी, मतलब sorry, जब उसने पाइपलाइन को ट्रू वैल्यू दी, तो उसने देखा कि ये जो वैल्यू उसने दी है भाई ये तो गलत हो गई। तो उसे पाइपलाइन को फिर से बताना पड़ेगा कि तुम जो प्रोसेस कर रहे थे इस ट्रू वैल्यू को, इसको प्लीज प्रोसेस मत करो, एक नई वैल्यू है फॉल्स, उसको प्रोसेस करो। तो पाइपलाइन अब फॉल्स को प्रोसेस करेगा, बट प्रोसेस करने से पहले वो ट्रू वाली वैल्यू जो थी उसको डिलीट करना पड़ेगा। ओके, राइट, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इंटरव्यूज में बहुत कम लोग पूछना, शायद अभी ट्रेंड में नहीं है या कुछ ऐसा है, बट ये जो है ना, इसको मतलब यू कैन ऑब्वियसली लाइक नो द बेसिक्स कि सॉर्टिंग array is much more faster, processing a sorted array is much more faster than processing unsorted array। और हर लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता। कुछ लैंग्वेजेस, बाय लैंग्वेज व्हाट आई मीन इज लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा या पाइथन। हर लैंग्वेज में ऐसा हो कंपलसरी नहीं है। मे बी अ लैंग्वेज इज रिटन इन सम अदर वे कि वो इस जो ये वाली जो इफ की कंडीशन है, इसको किसी और तरीके से पढ़ता हो कोई लैंग्वेज। बट मोस्टली लैंग्वेजेस जो मतलब जो जो डेवलपर्स यूज करते हैं, जैसे सी, सी प्लस प्लस और जावा हो गई, उसमें दिस इज द ट्रुथ कि ऐसा होता है। करेक्ट। तो आई होप लाइक इसमें कुछ नया मिला होगा पक्का से। जो लोग ऑलरेडी प्रोग्रामिंग करते हैं, जो प्रोग्रामिंग से फेमिलियर हैं, तो आई होप दैट दिस इज समथिंग न्यू फॉर देम। इफ नॉट देन इट्स गुड, लाइक अभी तक आप जो जिस बात पे जा रहे थे वो सही था, बट दिस इज लाइक एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इन सम केसेस। ये जानना जरूरी था। किसी को कुछ पूछना है अभी भी इसमें, या कोई कुछ और एडिशनल ऐड करना चाहता है? Yes, my question is इस that पॉइंट जब हम यस प्रांजल, आप बताओ। my question is गो that एहेड। कि जब हम अनसॉर्टेड डेटा से स्ट्रक्चर से डील करते हैं, तो तब भी हमारा ऑपरेटर ये जो पाइपलाइन सिस्टम होता है इसको यूज करता है या कोई और मेथड यूज करता है टू गेट फास्टर रिजल्ट्स?
देखो पाइपलाइन इज फिक्स्ड, राइट? पाइपलाइन तो हमेशा होगी ही होगी टू प्रोसेस द डेटा, ठीक है? पाइपलाइन का क्या इनपुट है दैट विल बी डिसाइडेड बिफोर। पाइपलाइन देखो एक कैसे एज्यूम करो, पाइपलाइन एक एक्चुअल में एक पाइप की तरह, या जो पाइपलाइन होती है प्लम्बर वाली जो उसमें वाटर के लिए यूज करते हैं, उसकी तरह एज्यूम करो। उसका एक साइड छेद है, दूसरी साइड भी छेद है, एक छेद से वो इनपुट लेगा, दूसरे छेद से आउटपुट देगा। बीच में पाइपलाइन उसके साथ कुछ कैलकुलेशन करेगा और प्रोसेस करेगा या फिल्टर करेगा उस पानी को, और जो पीछे से पानी आया था फिल्टर करके वो आगे से वो पानी निकाल देगा। एग्जैक्टली इसी टाइप की पाइपलाइन हमारे इसमें सिस्टम में भी है, ठीक है? कि एक एक इनपुट लेगा, उस इनपुट को प्रोसेस करेगा और आगे आउटपुट दे देगा, राइट? ओके, गॉट इट। और कोई और कुछ कह रहा था प्रांजल के साथ? हाँ, मैं बोल रहा था Yes, तो पाइपिंग को हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं। दिलीप आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, आई गेस। आई डोंट नो सिर्फ मेरे लिए हो रही है या सबके लिए हो रही है। प्रेडिक्ट रहा है इसको, वो प्रेडिक्शन कर, इसके लिए पाइपिंग को हर बार अपडेट नहीं करना पड़ रहा है, सिर्फ वो तभी अपडेट कर रहा है। दिलीप आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो हो रहा रही है, है। करेक्ट? दिलीप आई एम नॉट मेरा एबल वॉइस टू। ब्रेक हो रहा है क्या? हाँ बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है। हाँ, कैन यू आपकी राइट आवाज इट? थोड़ी ब्रेक ठीक कर है, रही है। हाँ 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 हाँ। कैन यू राइट इट ओवर चैट? मैं सबको पढ़ के सुना दूंगा। आपका क्वेश्चन क्या है? ओके ठीक है, लेट्स कंटिन्यू देन। श्योर। तो आगे बढ़ते हैं। आई होप ये थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट था, देखो मैंने आपको कल क्या बोला था कि जो जो चीजें एडवांस होंगी व्हाट विल बी एडवांस, देयर इज नथिंग लाइक एडवांस, एवरीथिंग इज अ फैंसी टर्म फॉर एडवांस। लाइक एडवांस का बस एक ही मतलब है, टू नो द लेटर पार्ट्स ऑफ द स्टोरी। अगर मैं पीछे का एक्सप्लेन करे बिना आप लोगों को ये समझा देता है कि ब्रांच प्रेडिक्शन क्या है, राइट, तो आई थिंक सब लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि भाई क्या बोल दिया। अब बट अब समझ के जब आ गया सब लोगों को तो इट्स लाइक कि हाँ ये तो मतलब ऑब्वियस है कि ऐसा कुछ हो सकता है सिस्टम, एंड दिस इज बिल्डिंग अपॉन द प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स, बस ऐसा ही, राइट? तो वो घबराने का नहीं है। कुछ लोग लाइक जैसे थोड़ा दिक्कत होती है कंप्यूटर के साथ काम करने में, उनको समझने में, बस वो पीछे की चीजें जानते चलो, बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग रखो, ताकि हमें आगे की चीजें जो जिनको हम डबल कोट्स में एडवांस बोलते हैं, राइट तो वो समझने में थोड़ा सा आसानी है। तो वही कॉन्सेप्ट है। हम आगे चलते हैं, एक नई चीज देखते हैं अब, राइट? अब मैंने स्टार्टिंग में जब बताया था कि पार्ट्स ऑफ सीपीयू, तो उसमें मैंने बोला था एक मेमोरी के बारे में। तो मेमोरी जो है कि देखते हैं कि मेमोरी क्या है। मेमोरी बेसिकली दे आर लाइक लार्जली ऑफ टू काइंड्स, एक प्राइमरी मेमोरी है, एक दूसरी सेकेंडरी मेमोरी, राइट? मेमोरी मतलब उसकी याददाश्त, इस टाइप से अगर हिंदी में बोलें तो, राइट? तो इसको देखते हैं कि ये एक्चुअली है क्या प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी इज द एक्चुअल वर्किंग स्पेस ऑफ द प्रोसेसर। तो जो आपका कंप्यूटर जितने भी ऑपरेशंस कर रहा है उसको मतलब मैंने बोला ए इज इक्वल टू 100, तो उसको अगर वो याद रखना है तो वो कहाँ याद रखेगा? अपने दिमाग में याद रखेगा। तो दैट दैट जो दिमाग का वाला पार्ट है दैट इज नोन एज अ प्राइमरी मेमोरी, राइट? ये टेम्पररी नेचर है, जब तक हमारा प्रोग्राम चल रहा है तब तक उसमें रहेगा। उसके बाद हो सकता है ये डिलीट हो जाए, हो सकता है ये डिलीट ना हो, तो इट्स टेम्पररी, ठीक है? मोस्टली केसेस में वो डिलीट हो जाता है। डिलीट होने के उस प्रोसेस को हम गार्बेज कलेक्शन भी बोलते हैं काफी केसेस में। बट अगर वो डिलीट नहीं होता एंड आप चाहते थे वो डिलीट हो जाए, और अगर आप एज्यूम कर रहे थे कि वो डिलीट हो जाए और वो डिलीट नहीं हुआ, तो मतलब कि आपके प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ है, एंड दैट इज कॉल्ड अ लीक इन मेमोरी, राइट? तो गार्बेज कलेक्शन इज इम्पोर्टेंट, एंड वो ये आइडेंटिफाई करता है कि आपकी मेमोरी में क्या क्या पड़ा है, और उन सबको वो डिलीट करने की कोशिश करता है, राइट? तो मैं अगेन रिपीट करता हूँ, एक्चुअल वर्किंग स्पेस फॉर द प्रोसेसर, जो भी आप उसमें वेरिएबल्स बना रहे हो जैसा भी है, वो सब वहां जाएंगे आपके एक्चुअल प्राइमरी मेमोरी में। टेम्पररी इन नेचर,
डिलीट हो सकता है या डिलीट नहीं भी हो सकता, डिपेंडिंग अपॉन कैसा केस है, बट इट्स वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब जो अभी है बाद में ना हो, उस टाइप से। एंड इट इज मोर एक्सपेंसिव देन सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी देखते हैं क्या है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, रैम, रोम, कैश, रजिस्टर्स एक्सेट्रा, राइट। तो these are like the examples of your। तो प्राइमरी मेमोरी बस इतना जान लो कि मोस्टली आपके केस में जो यूज कर रहे हो आप, रैम, कैश और रजिस्टर काम में आएगा जब हम इसमें आगे चलेंगे। रोम इज लाइक रीड ओनली मेमोरी, कि आप सिर्फ उसमें से रीड कर सकते हो बट आप डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। डिलीट करने के लिए उसके दूसरे प्रोसेसेस होंगे, दूसरा प्रोसीजर होगा, उसको बाद में देखेंगे, राइट। बट रैम, कैश और रजिस्टर, इस रैम पे आपका कंट्रोल नहीं होगा, सीपीयू का कंट्रोल होगा। आप फोर्सफुली रैम को डिलीट कर सकते हो, उसमें से रैम की वैल्यू उड़ा सकते हो, बट जो रजिस्टर है आपका, राइट, रजिस्टर पे आपका कंट्रोल हो सकता है। यू कैन राइट अ कमांड टू डिलीट योर रजिस्टर। एंड रजिस्टर और रैम में एक बहुत छोटा सा फर्क है, रैम बहुत बड़ी होगी आपकी, ठीक है, कुछ जीबीज में आपको मिल जाएगी, टीवी तक जा सकती है रैम। रजिस्टर वुड बी लाइक इन बिट्स, बहुत छोटी वैल्यू होगी, बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू होगी, और उसमें बहुत छोटी वैल्यूज मतलब डालोगे, अपने आप से कभी डालने की जरूरत पड़ेगी नहीं जहां तक मुझे लगता है। बट यू कैन डिफाइन, रजिस्टर इज वेरी क्लोज टू योर कंप्यूटर, रैम इज अ लिटिल फार्दर टू योर कंप्यूटर, ऐसा समझ लो। कंप्यूटर के अंदर जो आपका सीपीयू है, जो आपका कंट्रोल यूनिट है, उसके अंदर ही रजिस्टर मिल जाएगा आपको बना बनाया, उसकी अपनी खुद की एक मेमोरी होगी, तो इसलिए इट इज वेरी इजिली एक्सेसिबल। बट क्योंकि वो कंप्यूटर के पास है, तो उसमें क्या कहते हैं, उसकी स्पेस ज्यादा नहीं हो सकती, देयर आर सम कंस्ट्रेंट्स। तो उन्हीं कंस्ट्रेंट्स की वजह से रजिस्टर की वैल्यू काफी छोटी होती है, जो रजिस्टर की मेमोरी है वो काफी छोटी है। रैम आप अलग से सीपीयू के ऊपर लगाते हो, ठीक है, एंड यू टेल कि ये आपका वॉलेटाइल मेमोरी है, आप इसमें भी स्टोर कर सकते हो रजिस्टर के अलावा, राइट। कैश, कैश में समझाऊंगा, कैश आगे चल के काफी यूज में आएगा हमारे, कि कैश कैसे काम करता है। कैश इज जस्ट लाइक कि अभी अभी कैश पे नहीं जाते, थोड़ा सा मतलब आगे जब चलेंगे तब कैश को देखेंगे। बट कैश एक चीज समझ लो कि कुछ लोग इसे कैशे बोलते हैं, कुछ लोग कैचे बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, बट मैं इसे कैश बोलता हूँ। अगर किसी के पास कोई और प्रोनाउंसिएशन है तो इट्स द सेम थिंग, राइट। प्राइमरी मेमोरी पे किसी को डाउट है? बहुत बहुत सिंपल सा है, एक्चुअल वर्किंग स्पेस ऑफ द प्रोसेसर, जो प्रोसेसर अपना जो भी कैलकुलेशन करके स्टोर करना चाहता है अपने दिमाग में, वो वाला दिमाग को वी विल कॉल प्राइमरी मेमोरी। इट्स टेम्पररी इन नेचर, इट्स वॉलेटाइल, ठीक है। ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है सेकेंडरी मेमोरी से। अगर इस पर डाउट नहीं है तो मैं आगे चलता हूँ। कूल, आगे चलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी, तो दिस मेमोरी इज डायरेक्टली नॉट एक्सेसिबल बाय बाय द सीपीयू फॉर वेरियस कैलकुलेशंस और ऑपरेशंस। ये इसका पहले मैं बता देता हूँ एग्जांपल, आपका हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव स्टेप्स हो गया जो आप अलग से उसमें लगाते हो चीजें स्टोर करने के लिए, राइट। आपने कोई इमेज स्टोर करी है, अगर आपको उस इमेज को कोई प्रोसेस करना है ना, कोई कुछ भी मैनिपुलेशन करनी है उस इमेज के ऊपर, तो आप इमेज को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में कॉपी करते हो। एक्चुअल में अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपका जो प्रोग्राम, आपने उसमें कुछ कमांड्स लिखे हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। वो क्या करेगा, पहले मेमोरी को, सॉरी, जो जो इमेज है उसको हार्ड डिस्क में से या फिर पेनड्राइव में से लोड करेगा अपने दिमाग में, प्राइमरी मेमोरी में, और प्राइमरी मेमोरी के ऊपर वो प्रोसेस करेगा। सो दिस काइंड ऑफ सेकेंडरी मेमोरी इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू फॉर कैलकुलेशन। उसको कैलकुलेट करने के लिए उसे सेकेंडरी मेमोरी में लेके आना पड़ेगा, तो सॉरी उसे प्राइमरी मेमोरी में लेके आना पड़ेगा, करेक्ट। इट इज नॉट वॉलेटाइल, मतलब सीपीयू से प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद आपकी इमेज जो है आपके पेन ड्राइव में से डिलीट नहीं कर देगा, अनलेस यू हैव रिटन अ स्पेसिफिक प्रोग्राम टू डिलीट दैट इमेज फ्रॉम योर हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव, जो भी आपका एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड, फ्लॉपी जो भी है, उसमें से आप कोई कमांड देते हो, ठीक है। तो लाइक दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि प्राइमरी मेमोरी सीपीयू यूज करता है, सेकेंडरी मेमोरी आप यूज करते हो स्टोरेज के लिए। यू कैन इंस्ट्रक्ट योर सीपीयू टू गेट डेटा फ्रॉम योर सेकेंडरी मेमोरी, load it into the primary memory and do calculations over that data. Very simple, right? इतने में किसी को डाउट है? Like this was a basic thing. मतलब एक तरीके से जो हमारा गूगल क्रोम होता है वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी में होता है, मगर हम जो गूगल क्रोम में खोलते हैं वो सारा प्राइमरी में होता है। नहीं, ऐसे मत देखो, बट यस बोल सकते हैं ऐसा, क्योंकि जो उसकी प्रोसेस चल रही है गूगल क्रोम की, उसका एक्चुअल में जो डेटा स्टोर्ड है दैट इज एक्चुअली स्टोर्ड इन दी हार्ड ड्राइव, राइट। आपके हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल्ड है, आप हार्ड ड्राइव निकाल दोगे गूगल क्रोम निकल जाएगा, वो रैम में इंस्टॉल्ड नहीं है। बट जब उसको हमने एग्जीक्यूट किया, जब हमने गूगल क्रोम में डबल क्लिक किया, तो दैट बिकम्स अ प्रोसेस। नाउ दैट प्रोसेस, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है दैट गोज इनटू द मेन मेमोरी, तो आपका प्राइमरी मेमोरी है। तो आप उसे टास्क मैनेजर पे खोल के देख सकते हो या एक्टिविटी मॉनिटर पे आप उसे देख सकते हो
कि कौन सी प्रोसेस अभी रैम में चल रही है, कौन सी प्रोसेस हम बोलते हैं ना ये बहुत रैम खा रही है, ये वाली प्रोसेस। तो आइडिया, हाँ ये वाला, हाँ, आप ऐसे अगर इस चीज को देखो तो आई थिंक यू आर राइट ऑन दिस पार्ट। यस। पर मतलब इन शॉर्ट जो मेमोरी कंप्यूटर में इनबिल्ट आती है वो प्राइमरी, और जो हम एक्सटर्नल यूज करते हैं वो सेकेंडरी है। राइट राइट, बट ऐसे भी समझो कि मतलब वैसे कंफ्यूज मत होना कि रैम भी तो हम अलग से लगा सकते हैं, राइट, तो वो सेकेंडरी क्यों नहीं है। ऐसे समझना, जो जो भी चीज सीपीयू डायरेक्टली यूज कर रहा है वो उसके लिए प्राइमरी है। जिस भी चीज को सीपीयू यूज करके कैलकुलेट कर रहा है, कैलकुलेशंस कर रहा है, मैनिपुलेशंस कर रहा है, वो सारी की सारी प्राइमरी है। और जो वो स्टोरेज के लिए यूज कर रहा है फॉर अ फ्यूचर यूज, या फिर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो जाने के बाद, है ना, मतलब काइंड ऑफ एक बॉक्स की तरह कि भाई इसमें डाल दिया है, मैं जब मेरा एग्जीक्यूशन बंद भी हो जाएगा तब भी ये रहेगा। आपका सीपीयू जब आप टर्न ऑफ कर देते हो, प्राइमरी मेमोरी में जो कुछ भी है गायब हो सकता है, सेकेंडरी मेमोरी में जो उसने डाल दिया वो रहेगा, अनलेस आप एक्सप्लिसिटली उसे डिलीट कर दो राइट क्लिक करके, राइट। बस यही डिफरेंस है रैम और हार्ड डिस्क। ये तो आई थिंक मेरे ख्याल से काफी लोगों को समझ में आ गया होगा कि रैम क्या है और हार्ड डिस्क क्या है, राइट, क्योंकि सब लोगों को पता ही है, देखते हैं मोस्टली। अगर नहीं पता तो जस्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने बता दिया। हाँ हाँ, एक ये था जैसा आपने बोला कि हम जो भी सेकेंडरी मेमोरी में कॉपी करते हैं, ठीक है, अगर कहीं पे कुछ पेस्ट करना हो, समझ लो अगर हमारे हमारे पास रैम है 8 GB का या 16 GB का, पर हमारे लोकल ड्राइव ई में समझ लो 700 MB की मूवी है, तो वो हम अगर पेस्ट करते लोकल ड्राइव डी में, तो वो बहुत सबसे बढ़िया। पहले रैम में जाएगी, फिर बाद में वो नहीं, अच्छा मैं डायरेक्ट, बताता हूँ, अच्छा मैं बताता हूँ। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है दिलीप ने। क्या किसी के पास इस चीज का आंसर है क्या? मतलब बहुत एकदम सही क्वेश्चन पूछा है। एंड इनका इनका क्वेश्चन क्या, मैं रिपीट करता हूँ। लेट्स से हमारी जो हार्ड ड्राइव है, दो हमने उसमें ड्राइव बना रखी है अपने कंप्यूटर के अंदर। एक का नाम दे दिया कुछ ई ड्राइव दे दिया, और एक का नाम दे दिया हमें कोई एफ ड्राइव दे दिया या सी ड्राइव दे दिया, है ना। और ये दोनों ड्राइव्स लेट्स से 10-10 GB के हैं या 100-100 GB की, लेट्स से दोनों 100-100 GB की हैं, ठीक है। ई ड्राइव के अंदर कुछ सामान पड़ा है एंड दैट इज ऑफ लाइक 20 GB और लाइक 15 GB या 25 GB, कुछ बहुत बड़ा है सामान, कुछ जीबीज में है सामान, राइट। और रैम जो है वो सिर्फ 2 GB की है। अभी मैंने कहा था कि जब भी कंप्यूटर कोई प्रोसेस कर रहा है तो उस चीज को उठाकर दूसरे उसमें डाल देगा, अपने मतलब सेकेंडरी से उठाकर प्राइमरी में डालेगा। उसके बाद कुछ प्रोसेस करने के बाद उसे हो सकता है फिर से सेकेंडरी में डाल दे अगर उसे सेव करना है तो। ये इनका क्वेश्चन है। तो ही इज आस्किंग कि अगर मैंने कुछ कॉपी किया और कॉपी करने के बाद दूसरी साइड में पेस्ट करना चाहता हूँ, तो क्या वो पूरा का पूरा सामान उठा के पहले अपनी प्राइमरी में लोड करेगा? और अगर प्राइमरी में लोड करेगा तो सामान जो है 20 GB का, बट जो मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, रैम है हमारी, वो सिर्फ 2 GB की है, तो उसमें फिट कैसे होगी? ये इनका क्वेश्चन है। तो सर पुशान मैं एक वाइल्ड गेस लूंगा, दैट विल बी टू इसको एज अ बिट्स में बोलेगा, मतलब बाय पार्ट्स। वो जैसे 20 GB की अगर मूवी है तो इट विल ब्रेक इट इनटू लाइक 5 MB चंक्स एंड देन इट विल ट्रांसफर इट। सो दैट्स माय वाइल्ड गेस। आई एम नॉट श्योर, आई एम जस्ट गेसिंग। ओके ओके, नियरली मतलब बोल सकते हैं कि लाइक दिस कैन बी एन इम्प्लीमेंटेशन ऑल्सो, कि जैसे वो काम करे, राइट। किसी और के पास कुछ है इस चीज के ऊपर? सर हम लोग इससे पिछले वाले पीपीटी में प्रेजेंटेशन में भी देखे थे कि जो रोम है वो भी प्राइमरी मेमोरी में आता है, तो ये सब तो रोम में ही होता है। तो उसको तो लोग जो नहीं। वो जो बताओ। हम्म। हाँ, तो सर वो जो ड्राइव बना रखे हैं तो वो तो बेसिकली रोम में ही रहेगा ना। देखो ऐसे, मैं इसका सही आंसर बताता हूँ, है ना। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जब आपने बोला कि मुझे एक चीज को दूसरी जगह से कॉपी करना है, ठीक है, और आपने बोल दिया कि बॉस ये ये चीज है, मतलब आप उसे पॉइंट कर रहे हो, तो क्या करेगा, उसका पॉइंटर अपने दिमाग में रख लेगा। एंड जैसा अभिषेक कह रहे हैं कि लाइक दिस कैन बी एन इम्प्लीमेंटेशन ऑल्सो। मतलब ये इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है कि वो कैसे अपने दिमाग में पड़ेगा, क्या करेगा, सारी चीजें कॉपी करेगा। बट यस, दिस इज व्हाट आई वाज गोइंग टू टेल, जो अभी अभिषेक ने बोला कि उसको क्या करेगा, एक पहले तो पॉइंटर बना लेगा उस 20 GB के लिए। वो पॉइंटर क्या है, बेसिकली उसमें उंगली रख ली कि मुझे ये जो 20 GB वाला सामान है ना, इसको उठा के यहाँ से यहाँ रखना है। उसने बस वो उसका नाम पढ़ लिया कि हाँ ये जो 20 GB वाला जो डेटा है इसको मैं उठा के यहाँ से यहाँ रखने वाला हूँ। और जब वो एक्चुअल में उसे रखना स्टार्ट करेगा तो वो जो 20 GB जो है बिट्स में स्टोर्ड है एक्चुअली,
तो वो क्या करेगा, उसका कुछ कुछ बिट्स पढ़ के अपने माइंड में स्टोर करेगा और बोलेगा कि ठीक है मैं उसको यहाँ से यहाँ कॉपी कर रहा हूँ। ऐसा अगर आपने कट किया है तो वहां से डिलीट कर देगा अपने माइंड में कॉपी करने के बाद, और फिर वहां पे दूसरी जगह जाके पेस्ट कर देगा। तो जिस ऑर्डर में उसने बिट्स उठाए थे उसी ऑर्डर में वो बिट्स रख देगा पार्ट्स में, राइट। तो दिस दिस वाज द एक्चुअल आंसर कि हाउ प्राइमरी से सेकेंडरी जाएगा वो। उसे पूरा का पूरा 20 जीबी एक साथ नहीं उठाना अपने दिमाग में। एंड समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपका मतलब जब हम बोलते हैं ना सीपीयू की प्रोसेसिंग पावर फास्ट है, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्ट्स कि ऐसा कर रहा है वो। और कॉपी करने के लिए वो क्या करता है, सिर्फ रैम का नहीं, वो एक्चुअल में आपका हार्ड डिस्क का भी यूज करता है, जिसमें हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आते हैं, जैसे हमारे एसएसडी हो गया या हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, एचडीडी बोलते हैं उसे। तो इसके अलग फंडे हैं कि हाउ सॉलिड स्टेट ड्राइव वर्क्स और हाउ नॉट अ ड्राइव विच इज नॉट सॉलिड स्टेट, हाउ डू दे वर्क, वो कॉपी कैसे करते हैं, या उसको इंस्ट्रक्शन उसने दिया कि एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करने का, वहां से रीड राइट एक्सेस होता है, वो कैसे उसने किया, वो थोड़े से अलग चीजें हैं, उनको बाद में देख सकते हैं हम लोग, बट इस क्लास के स्कोप में अगर उसने नहीं रखें तो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा, राइट। बट So जनरल आइडिया। basic, yeah, so basically एक सेकेंडरी सोर्स पे डेटा था या जो भी हमें कॉपी करना था वो सेकेंडरी ड्राइव, सेकेंडरी मेमोरी में था, फिर वो कॉपी हो रहा है प्राइमरी में, वो बिट्स में हो रहा है जितना उसका स्पेस है प्राइमरी का, और फिर वो वापस से सेकेंडरी में मूव कर रहा है उसको, राइट? ऐसा फ्लो हो रहा है। हाँ, मतलब वो उसके पास इतनी इंफॉर्मेशन है प्राइमरी के पास कि मुझे ये डेटा यहाँ से उठा के वहां देना है, ये तो हर केस में होगा ही होगा, ठीक है। व्हाट कैन चेंज इज द फैक्ट कि उसने हार्ड ड्राइव को डायरेक्टली इंस्ट्रक्ट कर दिया कि तुम यहाँ से उठा के यहाँ ले लो, या फिर उसने अपने माइंड में कॉपी करके उसको वहां उसने दूसरी जगह पेस्ट कर दिया। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट। दिस डिपेंड्स अपॉन द इम्प्लीमेंटेशन कि आपकी किस टाइप की ड्राइव है, और मैन्युफैक्चरर कैसे चाहता है, आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, तो इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा। लाइक उबंटू में आईनोड्स यूज करता हूँ मैं, राइट, बट उसमें मेरे पास एनटीएफएस वगैरह डेटा होता है विंडोज में, ये थोड़े से अलग टर्म्स हैं, तो इनका इम्प्लीमेंटेशन हाउ द डेटा इज स्टोर्ड उस पर डिपेंड करेगा, और हाउ द डेटा इज स्टोर्ड इज डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेटिंग सिस्टम कि आप कौन सा यूज कर रहे हो, आप लिनक्स यूज कर रहे हो या फिर आप मैक ओएस यूज कर रहे हो या विंडोज यूज कर रहे हो। बट जनरल आइडिया वही है, एक एक पॉइंटर बना लेगा कि मुझे यहाँ से यहाँ कॉपी करना है, बट उसे पूरा का पूरा डेटा अपने माइंड में कॉपी करके चलने की जरूरत नहीं है। कुछ केसेस में वो कुछ बिट्स उठाकर कॉपी कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह, बट कुछ केसेस में वो डायरेक्टली हार्ड ड्राइव को बोल सकता है कि मेरे पास ये डेटा है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अपने अपने यहाँ से उठाकर अपने वहां पे रख लो, ओके, राइट। इसमें बस एक चीज पॉइंट वाली थी कि पूरा 20 जीबी वो अपनी मेमोरी में लोड नहीं करता, वो बस उसका एक पॉइंटर बना लेता है। अब वो पॉइंटर बनाने के बाद उसे चंक्स में अपने पास उठाए या फिर वो बिल्कुल भी ना उठाए, ये उसकी मतलब इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करेगा कि व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यू आर यूजिंग, राइट। क्योंकि हर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रोग्राम सेट है, ठीक है, चीजों को डील करने का तरीका है वो काफी अलग है। कुछ लोग जैसे जो उबंटू और इन सब चीजों को यूज करते हैं, तो उसमें काफी लोगों ने नोटिस किया होगा कि पहले दिखा रहा था कि 96 मिनट्स रिमेनिंग, आधे घंटे बाद दिखा रहा है 100 मिनट्स रिमेनिंग ऐसा भी होता है कभी कभी, राइट। तो दिस दिस नो थोड़ा सा फ्लॉ वाला तरीका है, या बोलो इम्प्लीमेंटेशन की कुछ गलती है उस ऑपरेटिंग सिस्टम में, बट ये है अभी भी मार्केट में, राइट। इस टाइप की प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, लोग फेस करते हैं कि बोलते हैं यार ये तो पिछले आधे घंटे से 10 मिनट रिमेनिंग पे अटका हुआ है, राइट। तो वो कॉपी कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, ऊपर 10 मिनट से एक ही चीज कॉपी पेस्ट कर रहा है। तो वो हर हर ये जितनी भी चीजें ना, हर कंप्यूटर टू कंप्यूटर वेरी कर सकती है, सबका इम्प्लीमेंटेशन अलग हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर डिपेंडिंग अपॉन वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। तो बट हाँ, इतना क्लियर था दिलीप का क्वेश्चन जो था कि क्या वो पूरा का पूरा मेमोरी में उठाएगा, नहीं वो पूरा मेमोरी में नहीं उठाएगा, बस उसका रेफरेंस उठाएगा कि उसको ये वाला डेटा उठा के यहाँ से यहाँ डालना है, और वो कैसे उठाए या किसी और से उठवाए वो उसकी मर्जी है। Cool? शायद ये भी हो सकता है कि वो बीच में कोई बफर बना लेता हो मेमोरी का। हाँ, तो जैसे मैंने बोला कि वो बिट्स बिट्स को अगर अपने में कॉपी कर रहा है तो वो बिट्स को एक बफर में कॉपी करेगा। मैं बफर टर्म यूज नहीं करना चाह रहा था, बट ठीक है, इफ यू हैव यूज्ड इट सो आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज अ बफर। बफर को भी एक इंग्लिश वाली बफर अज्यूम करके चलो कि जब उसकी स्पेस खत्म हो सकती थी, मतलब पूरा मेमोरी ऑक्यूपाई कर सकता था वो, तो उसने कुछ स्पेस एलोकेट करके अपने अपने पास लेके चला था, तो दैट स्पेस इज कॉल्ड अ बफर, ठीक है। मतलब उसने बोला था कि मेरे पास रिजर्व स्पेस है इतनी सारी,
उसके अंदर आई एम रिजर्विंग दिस काइंड ऑफ स्पेस, मतलब 2 GB की स्पेस में मैंने एक छोटा सा बफर बना लिया अपने लिए, और मैं जितना भी कॉपी पेस्ट का काम है सिर्फ सिर्फ इसी बफर पे कॉपी पेस्ट करके करूंगा। तो मतलब जैसे अभिषेक ने जो अभी बोला कि हो सकता है वो कुछ बिट्स उठाकर अपने पास कॉपी करे प्राइमरी में और फिर वहां से सेकेंडरी में पेस्ट करे। तो ये जो कुछ बिट्स उसने उठाए, ये कुछ बिट्स की वैल्यू कितनी होगी, दिस इज कॉल्ड बफर मेमोरी। ठीक है, तो वो कितना उठाएगा, वो बफर के स्पेस के अकॉर्डिंग उठाएगा, वो भी इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट। कूल। और शायद दिलीप, आई होप चंक्स में भी उठाता हो, इसी वजह से थोड़ा बहुत टाइम भी लगता है, वो जो ग्रीन कलर का शो कर रहा होता है कि इतना चला गया इतना चला गया। अगर ऐसा होता करेक्ट कि वो एक बार में पूरा पूरा उठा लेता तो फिर वो टाइम ही नहीं लगता, वो टाइम मतलब नहीं बहुत लगता। ही मिनट सेकंड्स में वो सीधे कॉपी पेस्ट कर देता। करेक्ट। तो अगर अगर ऐसा भी सोचो कि अगर वो, तो लोग ऐसा क्यों नहीं करते भाई, पूरा उठा के यहाँ से मार डाल देते हैं। वो ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि जो सेकेंडरी मेमोरी की जो वो स्टोरेज है वो बहुत बड़ी है, प्राइमरी मेमोरी की छोटी है, प्राइमरी मेमोरी इज मोर एक्सपेंसिव देन सेकेंडरी मेमोरी। तो दिस कैन बी वन पॉसिबल रीजन कि वहां से उठाकर डायरेक्टली अपने पास कॉपी क्यों नहीं करता, फिर वहां से वहां पेस्ट क्यों नहीं करता। दिलीप, आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। yes, that was my question, right? कूल, ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। राइट, सो ये थोड़ा सा कुछ नया आया है, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। राइट, अभी तक देखो, अभी तक जो जो हमने बात करी ना, ये सारी की सारी चीजें हमारे पास कहीं ना कहीं काम में आने वाली हैं इस कोर्स के अंदर। और कोर्स के अंदर ना भी बोलोगे चलो नहीं भी काम में आए, तो आपको जब आप अलग से कोर्स के अलावा कुछ इंप्लीमेंट करोगे ना, तो बहुत बेसिक बेसिक चीजें हमने बात करी हैं एंड ये रिक्वायर्ड थी, तो ये आगे चल के पक्का से काम में आएंगी। ठीक है, कहीं ना कहीं आप देखोगे आप इस चीज को अप्लाई कर रहे हो। राइट, अब एक एक लास्ट टॉपिक है, एक हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, जैसे VTX हो गया या AMDV हो गया। तो इन इसके बारे में मैं आई जस्ट वांटेड टू गिव यू जस्ट ऑफ इट कि ये होता क्या है एंड हाउ हाउ डज इट हेल्प। राइट, एंड ये आपके सिस्टम की मतलब परफॉर्मेंस को इम्प्रोवाइज कर देता है कुछ केसेस में। तो वो कौन से केसेस हैं, मैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। और मैं पूरा डिस्कस नहीं करूंगा, इनफैक्ट आई विल लीव दिस एज अ नोट फॉर यू। एक लास्ट में मैंने शायद नीचे एक लिंक दे रखा है कि ये वाला विकिपीडिया का, मैं इसके साथ आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, और एक एक और ये वाला लिंक है, हाउ टू अनेबल डिसेबल वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, मैं ग्रुप पे से शेयर करूंगा। तो आप प्लीज ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड लर्निंग के लिए इसको पढ़ लेना। मैं बताता हूँ कि हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन एक्चुअल में है क्या। तो पहले यूज केस बताता हूँ कि ये कहाँ पे यूज में आएगा हमारे। लेट्स से हम लोग आगे चल के मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। तो उसमें मोबाइल जब हम अपनी ऐप बना रहे होंगे, तो हमें एक्चुअल में एक मोबाइल पे ऐप चला के टेस्ट करनी होती है। ठीक है, आप कुछ बना रहे हो एंड यू हैव टू टेस्ट इट आउट। आप कहाँ पे टेस्ट करोगे उसे, तो वो जो जगह है ना, उस जगह को बोलते हैं एम्यूलेटर या फिर योर एक्चुअल फिजिकल डिवाइस, जो भी आपके हाथ में फोन है। ठीक है, आपने एप्लीकेशन बनाई, यू वांट टू टेस्ट दैट एप्लीकेशन, उसका कुछ फंक्शन फीचर आपको टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने के लिए यू हैव टू इंस्टॉल दैट एप्लीकेशन समवेयर। So that somewhere is like a emulator. What is an emulator? Emulator will be a like kind of a एक मोबाइल होगा जो आपके फोन के अंदर ही खुला होगा, ऐसा समझ लो। ठीक है, एक एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम, एक नया मोबाइल आपके फोन के अंदर ही खुला होगा, सॉरी आपके आपके लैपटॉप के अंदर ही खुला होगा, जिसमें आप डेवलप कर रहे हो, या आपके पीसी के अंदर ही खुला होगा वो मोबाइल। एंड आप डायरेक्टली कमांड दे सकते हो, मैं बताऊंगा वो भी कैसे जो हम डेवलप करेंगे, कि जो भी आप डेवलप कर रहे हो वो डायरेक्टली आप मोबाइल पे जो अभी आपने अंदर एम्यूलेटर खोला है उस पर जाके आप डिप्लॉय करके टेस्ट कर लो। राइट, कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि आप कुछ पोटेंशियली डेंजरस चीज बना रहे हो, या फिर आपको पता नहीं कि इट्स इफ इट्स अ पोटेंशियल डेंजर, तो आप अपने मोबाइल पर टेस्ट नहीं करना चाहते बार बार। आप यू डोंट वांट टू टेस्ट योर फिजिकल रिसोर्सेज, क्योंकि जो आपने मोबाइल खरीदा महंगा है, बट जो कंप्यूटर में वो फ्री में है। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली आपने लैपटॉप के पैसे दिए हैं, बट जो उसके अंदर आपके पास एम्यूलेटर खुला होगा वो फ्री होगा। राइट, उसको आपको कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं है किसी को। राइट, तो यू वांट टू टेस्ट ऑन मल्टीपल मोबाइल, अलग अलग मोबाइल्स पे, तो आप वो पॉसिबल नहीं होता फिजिकली आप हर एक के मोबाइल पे जाके टेस्ट कर लो। मार्केट में बहुत सारे फोन हैं, बट एम्यूलेटर क्या करेगा, एक सिमुलेट कर देगा आपके फोन को कंप्यूटर के अंदर। कोई भी फोन हो सकता है, नेक्सस हो सकता है, सैमसंग हो सकता है, आपको अलग अलग टाइप के फोन्स मिल जाएंगे, और उनको आप सिमुलेट कर सकते हो अपने लैपटॉप के अंदर। जो भी आपने प्रोग्राम बनाया है, एप्लीकेशन बनाई है, आप उसको फोन के अंदर चला सकते हो। ठीक है, अब इतना तो बेसिक था। ये इसमें किसी को डाउट है कि ये क्यों यूज में आने वाली है? इस चीज को किसी को पूछना है कि मतलब मैंने बहुत बेसिक बताया कि एक लैपटॉप के अंदर हम एक फोन चलाएंगे, उस फोन को हम एमुलेटर बोलेंगे। मतलब
शेल की तरह ही हो गया है। ओके, लेट रजत स्पीक। अभिषेक, फिर मैं आपके पास आता हूँ। रजत बताओ। मैं कह रहा था कि ये एक बेसिकली जैसे शेल में हम प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं वैसे ही हो गया, एक शेल की तरह। शेल वर्ड यूज मत करो, बेटर है क्योंकि शेल जो है वो एक अलग ही प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है इसको। बट हाँ, ये बोल सकते हैं सैंडबॉक्स बोल सकते हो, राइट? अच्छा, शेल से बेटर एक सैंडबॉक्स होगा। वर्ड सैंडबॉक्स इज नथिंग बट एक एक डेडिकेटेड बॉक्स है जिसके आसपास आपने सैंड डाल दिए, एंड उसको लक्ष्मण रेखा की तरह समझ लो कि जो भी आप टेस्ट कर रहे हो इसके बाहर नहीं जाएगा, जो भी कुछ खराब होगा इसी के अंदर होगा, इसके बाहर कुछ खराब नहीं होगा। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। है ना? अभिषेक, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं बस पूछ रहा था कि जैसे आप जो ये बोल रहे हो कि दिस इज अ वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, सो ऐसा अगर अगर मतलब मैं देखूं जो मैंने अपने लाइफ में से देखा है इस चीज पे इम्प्लीमेंटेशन, एज इन इम्प्लीमेंटेशन जो मैं सोचता हूँ, जैसे हम लोग ये गेम खेलते हैं पबजी, सो यूट्यूबर्स बहुत सारे स्ट्रीम करते हैं जो गेम, मोबाइल गेम रहता है उसको, बट दे यूज देयर लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स टू प्ले दैट गेम, जो कि करेक्ट, एंड्रॉइड वर्जन में होता है। सो आई करेक्ट, बिलीव कि वो लोग भी इम्यूलेटर यही यूज करते हैं, राइट? दैट इज द सेम थिंग। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। वो बस अपने फोन को एमुलेट कर रहे हैं सिस्टम के अंदर, उस पर वो एप्स ला के देख रहे हैं। अब मैं वो लिया, आप बोल रहा था जो आप बना रहे हो, आपने दूसरा एग्जांपल लिया, लोग जो पबजी खेलते हैं जो ऑलरेडी बनी बनाई ऐप है, वो लोग उस पर खेलते हैं एमुलेटर पे। बात बात वही है, राइट? ये इसमें अभी तक जो मैंने बोला, इसमें देयर इज नथिंग वर्चुअलाइजेशन और कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें। ये बस एक सिंपल मैंने यूज केस बताया जिसमें वर्चुअलाइजेशन यूज होगी, और क्या वर्चुअलाइजेशन होती है वो अभी मैं बताने वाला हूँ। बट उससे पहले अभी किसी को डाउट है क्या? कूल, ठीक है। तो इतना तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल था। आगे चलते हैं, जानते हैं कि वर्चुअलाइजेशन है क्या। देखो, मैंने नीचे लिखा है कि अलाउज गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम टू सेंड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस टू सीपीयू, ठीक है। अब मैं जब यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन बोल रहा हूँ तो व्हाट आई मीन बाय इज हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन के और भी टाइप्स हैं, क्लाउड वर्चुअलाइजेशन, सर्वर वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। फिर इसमें बहुत सारे एडवांस कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे, हाइपरवाइजर, टाइप 1, टाइप 2, ये सब नहीं जानते। जो अपने काम का है अभी फिलहाल वो जानते हैं, बाकी की चीजें देखेंगे बाद में, राइट? एक्सटेंडेड लर्निंग के लिए मैं आपको कुछ मटेरियल दे दूंगा। इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन एंड हाउ दे परफॉर्म, मैं मुझे बता देना, मैं उसके बारे में आपको कुछ लिंक्स दे दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना समझो, जो नीचे लिखा है अलाउज गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें गेस्ट का मतलब है आपका जो एमुलेटर चल रहा है, ठीक है। अब ऐसा समझो, आपके पास अगर विंडोज है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम पे, इफ यू आर यूजिंग विंडोज, मैं मैक यूज कर रहा हूँ, मेरे पास मैक ओएस है, कुछ लोगों के पास उबंटू होगा, ठीक है। तो ऐसे एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये सारे हमारे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। मैक हो गया, विंडोज हो गया, या फिर उबंटू हो गया, लिनक्स हो गया, ये सारे आपके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए। इनके अंदर यू वांट टू रन अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई, फोन के अंदर भी तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है ना? नोकिया के अंदर कुछ और था, सैमसंग के अंदर पहले बाडा ओएस आता था, अब सैमसंग के अंदर, सबके अंदर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हो, जिसके अंदर चला रहे हो उसको होस्ट बोलेंगे, और जो चल रहा है अंदर उसको गेस्ट बोलेंगे। तो अलाउज गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम टू सेंड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन टू सीपीयू। बिना वर्चुअलाइजेशन के क्या होता है, जो हमारा सीपीयू होता है ना, वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं लेता। सीपीयू को पता है सिर्फ उसके अंदर आपका विंडोज इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आपने जो एमुलेटर इंस्टॉल किया है, एमुलेटर को कुछ भी सीपीयू का कैलकुलेशन करनी होगी, राइट? लैपटॉप के अंदर कुछ भी सीपीयू रिलेटेड कुछ भी कैलकुलेशन करनी होगी, तो वो आपके होस्ट को बोलेगा। मतलब एमुलेटर एंड्रॉइड आपका विंडोज को बोलेगा कि प्लीज सीपीयू को बोलो मेरे लिए कैलकुलेट करके दे दे। सिंपल, ठीक है। बट विथ वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, व्हाट यू विल डू इज, आप डायरेक्टली सीपीयू को बोलोगे कि प्लीज मेरे लिए कैलकुलेट कर लो। आपने अपने सीपीयू को बोला कि आई वांट दिस कैलकुलेशन एंड आई एम आस्किंग द सीपीयू टू कैलकुलेट दिस फॉर मी। तो ये कितना फास्ट हो गया। पहले बीच में एक और लेयर आ रही थी होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की, अब बीच में वो लेयर नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट फोटो देखते हैं, इससे आपको काफी हद तक चीजें समझ में आ जाएंगी कि ये आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर आपके पास वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी अनेबल्ड है, ठीक है। इसको कैसे अनेबल करते हैं, क्या आपके कंप्यूटर में है कि नहीं है, इसको बाद में देखेंगे। वर्चुअलाइजेशन आपके सिस्टम में लेट से अभी अनेबल्ड है, एंड इसने क्या किया, आपका गेस्ट ऑपरेट, अब इसके लिए जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ना कंप्यूटर के लिए, इट विल ट्रीटेड एज अ गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, भले ही आपको विंडोज हो या फिर आपका मैक ओएस हो या फिर आईओएस हो, राइट? आईओएस इन द सेंस कि एप्पल का सिमुलेटर हो, आईफोन का सिमुलेटर हो, या फिर एंड्रॉइड का सिमुलेटर हो, कैसा भी हो, वो उसको एक एक अलग गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह यूज करेगा, और बस वो एप्लीकेशन जो है डायरेक्टली उससे बात कर पाएगी।
पहले वरना क्या होता है, यहाँ पे एक और ऑपरेटिंग सिस्टम होता, उसके नीचे कुछ और लेयर होती, वो फिर उससे बात कर रही होती है, वो नीचे की एक दो लेयर कम हो गई इस वर्चुअलाइजेशन की वजह से। Now this is like a software kind of a virtualization which is handling your hardware, राइट? बस इतना सा एक एक कॉन्सेप्ट है, इसको जानो। इसके बारे में डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं है टू लर्न डेवलपमेंट इन आवर कोर्स। बट हाँ, अगर आपको इसमें रिसर्च करनी है, इफ यू वांट टू टेक दिस एज अ फील्ड, सो वर्चुअलाइजेशन इज अ कंप्लीट फील्ड इन इटसेल्फ। जो लोग जैसे AWS में काम करते हैं, Amazon वेब सर्विसेज में काम करते हैं, ठीक है, जिनके पास बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं और उसको क्लाउड प्रोग्रामिंग के लिए इंटरनेट पे देना होता है, लोग बोलते हैं ना डोमेन परचेस करके एक सर्वर चला लो। तो जो सर्वर वाली कंपनी होती है, अगर आपको उस फील्ड में कुछ काम करना है, तो वर्चुअलाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इंटरव्यू में, आपके पूरे करियर में वर्चुअलाइजेशन के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आएंगी। बट हमारे डेवलपमेंट के यूज के लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नो कि यस देयर इज अ वे जिससे हम अपना एमुलेटर तेज चला सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्चुअलाइजेशन। हर कंप्यूटर में ये प्रेजेंट नहीं होती। मैक के जितने भी कंप्यूटर मिलेंगे मोस्टली उन केसेस में आपको मिल जाएगी, बट विंडोज में मोस्टली आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि विंडोज में x86 और x64 वाले आर्किटेक्चर्स होते हैं, तो नॉट ऑल वर्जन ऑफ इंटेल आर सपोर्टेड वर्चुअलाइजेशन के लिए। बट जिसमें सपोर्ट होता है, आजकल के लेटेस्ट जितने भी कंप्यूटर आ रहे हैं, आज से शायद पिछले 3 या 4 साल के जितने भी कंप्यूटर्स हैं, उन सब में ये बाय डिफॉल्ट अंदर आती है, बस उसको बायोस में जाके एनेबल करना होता है। ठीक है, बायोस कैसा दिखता है मैं दिखा देता हूँ। बायोस कुछ ऐसा दिखता है। बायोस इज योर बेसिक इनपुट आउटपुट। जब कंप्यूटर अपना स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में नहीं बोलता कि प्रेस F2 या प्रेस F9 प्रेस F10 टू चेंज बायोस सेटिंग्स, बूट सेटिंग्स को चेंज करने के लिए बोलता, तो वो बायोस सेटिंग्स होती हैं। ठीक है, इसके अंदर इफ यू सी, यहाँ पे एक एक मतलब कुछ अंदर जाके हर कंप्यूटर के हिसाब से, मतलब मैन्युफैक्चरर के हिसाब से कुछ यहाँ अलग लिखा होगा, बट एसेंशियली वो कुछ ऐसे ही आपको एक विंडो डिस्प्ले करेगा, उसके अंदर लिखा होगा वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। विंडोज में हो सकता है किसी में डिसेबल्ड हो, लेटेस्ट जितने भी आ रहे हैं शायद सब में अनेबल्ड है। मैक में बाय डिफॉल्ट अनेबल्ड होती है, VMX के नाम से उसे बोलते हैं। ठीक है, तो अगर जिसके पास मैक नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, फिर तो अभी मतलब ज्यादा जानने की इसके बारे में जरूरत नहीं है। बट यस, इट इज अनेबल्ड बाय डिफॉल्ट इन मैक। डिसेबल कर सकते हो अगर फोर्सफुली या मतलब गलती से किसी ने डिसेबल कर रखी है, या चेक करना चाहते हो कि वो अनेबल्ड है कि डिसेबल्ड है, वो ऑल ऑप्शंस आर देयर। मैक के लिए प्रोसीजर थोड़ा सा अलग होगा, विंडोज और इन सब सारे कंप्यूटर्स के लिए प्रोसीजर थोड़ा सा अलग होगा, राइट? So like this was the basic funda of virtualization, how to enable disable virtualization technology, mostly configured from BIOS। और नीचे मैंने एक लिंक अटैच कर रखा है, इसके अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स, आई थिंक उसने मेथड बता रखे हैं कि आपको, अगर आपके पास HP का है या आपके पास Lenovo का है, आपके पास Acer का है, तो आपको कैसे उसको अनेबल या डिसेबल करना है या चेक करना है कि उसके अंदर है कि नहीं, राइट? तो इस वाले लिंक पे जाना एंड अपने अपने सिस्टम के हिसाब से चेक कर लेना कि नहीं है कि कैसे उसको करें। अगर इस लिंक के अंदर आपका कंप्यूटर का मेक नहीं मिलता, तो एक बार नेट पे सर्च कर लेना कि हाउ टू अनेबल या डिसेबल वर्चुअलाइजेशन इन आपका कंप्यूटर का मेक। ठीक है, अगर तब भी नहीं मिलता तो मुझे एक बार बता देना, मैं इसमें थोड़ी सी हेल्प कर दूंगा आपकी, राइट? बट बेसिक आइडिया इसका वही है कि मोस्टली कॉन्फ़िगर्ड फ्रॉम बायोस, और दिस हेल्प्स यू इन स्पीडिंग अप योर एमुलेटर। तो आगे जब हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट करेंगे या iOS डेवलपमेंट करेंगे, जैसा भी अपना एप्लीकेशन बनाएंगे, तो उसमें दिस कैन बी वेरी यूजफुल टू स्पीड अप योर प्रोग्रामिंग एंड स्पीड अप योर प्रोसेसिंग ऑफ एमुलेटर। किसी को डाउट है यहाँ तक? हाँ, थोड़ा सा डाउट आया है कि एम्यूलेटर में क्या हो रहा है कि मैं एक दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम, फॉर एग्जांपल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे मैं मैक का एमुलेशन कर सकता हूँ, मतलब सिमुलेशन कर रहा हूँ। करेक्ट, सिमुलेशन। मैक का नहीं, मतलब हमारे केस में हम लोग मैक का सिमुलेशन नहीं, हम iOS का सिमुलेशन करेंगे। मतलब iOS इज फॉर आईफोन एंड macOS इज फॉर जो उसके लैपटॉप्स आते हैं एप्पल के, ये ना, या मैकबुक्स आते हैं, या फिर उसका iMacs आते हैं, डेस्कटॉप्स आते हैं, वो उसके लिए macOS यूज करते हैं। आईफोन्स के लिए हम लोग iOS बोलते हैं। ओके, तो हम लोग बेसिकली एमुलेटर से क्या हो रहा है कि हम लोग एक जो एक्चुअल फिजिकल फोन है, फॉर एग्जांपल जो भी आईफोन्स है, फिजिकल फोन है, उस पर मेरे को अप्लाई नहीं करना है, तो मैं उसका एक सिमुलेशन बना रहा हूँ कंप्यूटर पे, मेरे सिस्टम पे, तो वहां पे फिर मैं उसको टेस्ट कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। और अगर वो परफेक्टली रन करता है तो फिर मैं उसको एक्चुअल फिजिकल फोन पे मैं वो अप्लाई कर सकता हूँ। एग्जैक्टली, करेक्ट। ओके, तो विजुअलाइजेशन इज लाइक
वर्चुअलाइजेशन वर्चुअलाइजेशन, सॉरी, वर्चुअलाइजेशन इज लाइक कि जो मैं वहां पे सिमुलेशन पे काम कर रहा हूँ वो बिल्ड करने के लिए उसको जो मैसेज सीपीयू का अगर यूज करना है, उसको सीपीयू मेमोरी या सीपीयू का यूजेस लग रहा है उसको, तो डायरेक्टली सीपीयू से कांटेक्ट कर सके, एग्जैक्टली करेक्ट, कम्युनिकेट कर सके बेसिकली। परफेक्ट, ओके, एकदम सही पकड़े आप। And this is exactly what I intended to explain you, and I think that has communicated well, right? ओके, जो ठीक है। जो होस्ट और गेस्ट जो सीपीयू से इंटरैक्ट करते हैं, तो सीपीयू उन दोनों में कुछ डिस्क्रिमिनेशन करता है कि ये होस्ट से आ रहा है या गेस्ट से आ रहा है? देखो, अगर सीपीयू पे वर्चुअलाइजेशन अनेबल्ड नहीं है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि ये कहाँ से आ रहा है। होस्ट बोलेगा कि सीपीयू को तुम मेरे लिए सॉल्व कर दो, एंड जो भी सॉल्व करके सीपीयू अपने पास, मतलब जो सीपीयू जो भी सॉल्व करेगा वो होस्ट को दे देगा। अब होस्ट के पास जो वापस से रिजल्ट आया उसको एनालाइज करने की ये सब मुझे यूज करना है कि ये सब मुझे गेस्ट को देना है, राइट? तो सीपीयू के पास कोई मतलब जरिया नहीं है डायरेक्टली ऐसा जानने का, अनलेस होस्ट उसे बताए कि ये जो वैल्यू है ये आपकी गेस्ट से आई है, तो इसको अलग तरीके से ट्रीट करना। ऐसा कोई डायरेक्ट वैसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। बट यस, इसमें एक चीज नोट करने वाली है कि क्योंकि सिंस यू आस्क्ड इट तो मैं बताता हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो सकता है। रैम एक ही है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है? लेट्स से 2 GB की 4 GB की एक ही रैम है, उसको दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे इन बोथ दी केसेस। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी रैम जो है ओवरफ्लो हो जाए या फुल हो जाए और आपका सीपीयू थोड़ा सा स्लो हो जाए। तो इसलिए डेवलपमेंट के जो कंप्यूटर्स होते हैं इस टाइप के, वो थोड़े से एक्सपेंसिव आते हैं। थोड़े से एक्सपेंसिव का मतलब ऐसा नहीं कि मतलब आउट ऑफ द बॉक्स 1 लाख 2 लाख कुछ ऐसे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रैम थोड़ी सी ज्यादा चाहिए होती है। अब मैंने पहले ही बताया था कि रैम इज मोर एक्सपेंसिव, तो बस थोड़े ज्यादा रैम वाला कंप्यूटर मतलब प्रेफर करते हैं लोग। जैसे 8 GB तक का रैम हो गया या 6 GB तक का रैम हो गया, उसके बियॉन्ड लोग प्रेफर करते हैं इस टाइप के डेवलपमेंट करने के लिए। अगर किसी के पास 4 GB रैम है तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, नो इश्यूज। बट 2 GB जिसके पास है उसको बहुत ज्यादा परेशान होने वाली बात है। बट आई डोंट थिंक कि आज की डेट में किसी के पास 2 GB वाला कोई रैम वाला कंप्यूटर होगा, करेक्ट? 4 GB से बियॉन्ड वी कैन लाइक हैंडल इट इजीली। 4 पे थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, बट 6 एंड बियॉन्ड आई थिंक देयर शुडंट बी एनी प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा डेवलपमेंट उस लेवल का नहीं जाएगा अभी इनिशियल डेज में कि हमें बहुत एकदम पबजी जैसा कोई गेम डेवलप करने बैठ गए हम, या फिर कोई बहुत एडवांस फर्स्ट पर्सन शूटर टाइप गेम बना रहे हैं। तो वो उस लेवल पे अभी नहीं जाना। इनिशियल जो हम नॉर्मल एक एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं उसके लिए इट इज सफिशिएंट। मतलब 4 GB, 4 से 6 8 GB, कुछ कुछ में 16 GB तो है, तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं। बस वो वाली डिस्क्रिमिनेशन होगी कि सीपीयू देखेगा कि ये वाली रैम को ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है, ये वाला इस वाले को ये एमुलेटर यूज कर रहा है, तो वहां पे वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है बस। अदरवाइज वो कैलकुलेशन वगैरह करने में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ठीक है, मतलब Cool. बेसिकली लॉन्चर काइंड ऑफ थिंग होता है। लॉन्चर जैसे हमारे पास कोई एंड्रॉइड का फोन है और हम उसके में कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करके वो किसी और फोन टाइप का यूज कर रहे हैं पिन लेने नहीं के लिए। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लॉन्चर से कंफ्यूज मत करो। सिंपल उसे पूरा का पूरा फोन ही एज्यूम करो। सिस्टम के अंदर जो एमुलेटर है अपने आप में पूरा एक फोन है। बस उस फोन से आप कॉल नहीं कर सकते ऑब्वियसली किसी को, उसमें सिम कार्ड नहीं लगा सकते, ठीक है? मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते। मेमोरी कार्ड भी आप लगा सकते हो, मैं बताऊंगा कैसे। बट वो मेमोरी कार्ड का जो मतलब होगा उस केस में थोड़ा सा अलग होगा। वो आपका एक्चुअल हार्ड डिस्क को यूज करेगा मेमोरी कार्ड रिज्यूम करके, ठीक है? बट मेन एसेंस यही है, एमुलेटर इज काइंड ऑफ अ फोन, a complete phone in itself which is running inside your laptop or your personal computer, ठीक है? पीसी के अंदर एक एक पूरा कंप्लीट फोन है जिसमें सारे फीचर्स हैं आपके फोन के, मोबाइल के। डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का आपका एमुलेटर है, सैमसंग का एमुलेटर है या फिर नेक्सस का एमुलेटर है, गूगल का एमुलेटर है या एप्पल का सिमुलेटर है। एप्पल के लिए सिमुलेटर बोलते हैं, एंड्रॉइड के लिए एमुलेटर बोलते हैं, है ना? एप्पल का सिमुलेटर है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट वो फोन की जो कैटेगरीज हैं, फीचर्स हैं जो फिजिकल आपके डिवाइस में आते हैं, आपको उसमें भी अलग अलग मिलेंगे,
ठीक है रुद्र, समझ में आपको? यस सर, यस सर। ठीक है, आई थिंक अब इसमें कुछ ज्यादा बचा नहीं, बस एक क्वेश्चंस वाला ही बचा था लास्ट, राइट? किसी को कुछ भी डाउट है आज के सेशन में, हम बात कर सकते हैं। मैं छोटा सा रिकैप दे देता हूँ पहले, ठीक है? तो आज हमने सबसे पहले बात करी थी, एकदम स्टार्टिंग से चलते हैं, एक एक छोटा सा रिकैप करना जरूरी है बंद करने से पहले। यस, ठीक है। तो हमने सबसे पहले बात करी थी एक नॉर्मल वर्कफ्लो की, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ठीक है? कंप्यूटर का बेसिक काम यही है कि इनपुट लेके प्रोसेस करके आउटपुट देना, ठीक है? फिर उसके बाद ये हमने थोड़ा सा देखा था कि जो सीपीयू है उसके पार्ट्स क्या क्या होंगे, इनपुट पेरिफेरल्स होंगे, आउटपुट पेरिफेरल्स होंगे, कीबोर्ड और प्रिंटर और स्क्रीन, इन सब टाइप्स में, ठीक है? फिर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी के बारे में हमने बात करी थी। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में दो टाइप के ऑपरेशंस होते हैं लार्जली, अरिथमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस में आपके प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई आ गया, लॉजिकल ऑपरेशंस में आपका इसके नॉट ऑपरेशन हो गया, और ऑपरेशन हो गया, एंड ऑपरेशन हो गया, या एक्स और ऑपरेशन हो गया। ये हमने जाना था कि कैसे कैसे इनके इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, राइट? उसके बाद एक केस देखा था कि हम ब्रांच कैसे बना सकते हैं। जैसे ए के छोटा सा हमने बोला इफ ए इज ग्रेटर देन 100, ए की कुछ भी वैल्यू हो सकती है बिकॉज ए इज अ वेरिएबल, रन टाइम पे डिसाइड होगी वो अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम दैट वी हैव रिटन, राइट? ऐसी एक केस देखा था हमने, इसमें लॉजिकल ऑपरेशन बीच में लगाकर एंड वाला, ट्रू एंड ट्रू ट्रू हो गया, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स हो गया, इस टाइप से हमने देखा, ठीक है? फिर यहाँ पे हमने 4 ब्रांचेस बनाई थी। हो सकता है कि अगर मेरे पास इफ ए ग्रेटर देन 100 एंड बी ग्रेटर देन 100 एंड सी ग्रेटर देन 100 होता, तो हमारे पास ब्रांचेस कितनी आती? मतलब इसकी 2 ब्रांच, इसकी 2 ब्रांच, इसकी 2 ब्रांच, ठीक है? तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 ब्रांचेस हो जाती है हमारे पास, करेक्ट? तो अभी यहाँ पे सिर्फ 2 इंटू 2 4 हो गया, ये नॉर्मल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, राइट? तो ट्रू एंड ट्रू आता, ट्रू एंड फॉल्स आता, फिर उसके बाद हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स एंड ट्रू आता। इस टाइप से हमारी सारी ब्रांचेस बनती हैं उसकी जितनी भी थी, करेक्ट? तो डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ वेरिएबल्स ओवर हियर विल डिसाइड द नंबर ऑफ ब्रांचेस, ठीक है? एंड आगे चलते हैं इसमें। अब हमने देखा कि पहले तो ए एक ऐसा वेरिएबल था जिसमें सिर्फ एक वैल्यू थी। अब ए जो है एक लिस्ट है जिसमें बहुत सारी वैल्यूज हैं, लेट से 1 से लेके 1000 तक, हो सकता है 1 से लेके 100 तक हो, या सिर्फ हो सकता है एक ही वैल्यू हो ए, बट तब भी एक लिस्ट होगी जिसके अंदर सिर्फ एक वैल्यू है। एक लिस्ट है जिसके अंदर 2 वैल्यूज हैं, ए वाली लिस्ट है जिसके अंदर 1000 वैल्यूज हैं। उसको ट्रैवर्स करने के लिए हमने एक छोटा सा कोड देखा था। दिस इज नॉट अ कोड बट दिस रिप्रेजेंट्स अ कोड, कि जब हम कोड लिखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसे ही दिखेगा आपको, है ना? कि हमने एक फॉर लूप चलाया और बोला कि उसके इंडेक्स को ट्रैवर्स करते हैं 0 से लेकर उसकी लेंथ तक, और जो इंडेक्स है उसको सबस्क्रिप्ट हमने किया, एक ए सबस्क्रिप्ट वो वाला इंडेक्स दिया हमने, और ये इसके अंदर ए ऑफ आई वो वाली वैल्यू आ गई जो आई करंटली अभी होल्ड कर रहा है इस रेंज के डिपेंडिंग, ठीक है? इस रेंज के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू उसके अंदर आ रही है उसको कंपेयर किया हमने, क्या वो 100 से बड़ी है तो वही वाला ऑपरेशन परफॉर्म करो, ठीक है? फिर हमने ऐसी एक बी लिया जिसमें एरे जो अब सॉर्टेड नहीं है, कुछ भी रैंडम रैंडम कुछ भी वैल्यूज पड़ी हुई हैं अलग अलग, कोई ऊपर कोई नीचे, उसको भी ट्रैवर्स किया सेम तरीके से हमने, राइट? कंपेयर किया, यहाँ पे केस देखा कि इसकी प्रोसेसिंग क्यों फास्ट होती है, इसकी प्रोसेसिंग क्यों स्लो होती है। दैट इज द कल्प्रिट हियर इज द ब्रांच प्रेडिक्शन। तो ब्रांच प्रेडिक्शन हमने जानी कि कंप्यूटर जो है पहले से प्रेडिक्ट कर लेता है कि मैं फॉल्स देने वाला हूँ इस ब्रांच के लिए, राइट? तो दिस काइंड ऑफ ब्रांच इज इजियर टू प्रिडिक्ट क्योंकि इसमें प्रोसेसिंग कम करनी पड़ेगी अगर वो गलत हो गया उसका डेटा, तो है ना? कम गलत होने के चांसेस कम है इसमें, मतलब एक इस वाले केस में तो एक ही केस आ रहा था ये वाला जो गलत हो सकता है, ठीक है? बट दिस दिस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मेक ऑफ द कंप्यूटर कि वो उसमें ब्रांच प्रिडिक्शन है भी कि नहीं, बट काफी कंप्यूटर्स में ब्रांच प्रिडिक्शन होती है जो मॉडर्न डे कंप्यूटर्स आ रहे हैं, राइट? फिर उसके बाद लाइक दिस वाज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट फॉर कंप्यूटर, ये जाना था हमने क्यों, क्योंकि उसे पाइपलाइन फ्लश करनी होती है फिर से। एक कंसोलिडेटेड इस पेज पे हमने देखा कि जिसमें हम सब कुछ एक साथ बोलना चाह रहे थे, मॉडर्न प्रोसेसेस आर कॉम्प्लिकेटेड एंड हैव लॉन्ग पाइपलाइंस, दे टेक फॉरएवर। Forever is not like completely forever, it's just emphasis over here. It takes much more time to warm up and slow down the pipeline, क्योंकि पाइपलाइन के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे पास एक साथ, कैलकुलेशंस होते हैं उसमें बहुत अलग अलग तरीके के। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए, पाइपलाइन की प्रोसेसिंग को इम्प्रूव करने के लिए हम लोगों ने, ओवरऑल प्रोसेसिंग को सॉरी इम्प्रूव करने के लिए हम लोगों ने पूछा कि क्या हम बेटर कर सकते हैं। तो बस यही आंसर था कि हम प्रोडिक्शन यूज करते हैं। अगर हमने सही गेस किया तो जो पाइपलाइन में चला था उसे चलने दो, अगर हमने गैस गलत किया था, पाइपलाइन को हमने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, तो पाइपलाइन को बताओ कि तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो गलत थी, इसको डिलीट कर दो, मैं नई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। वो जो डिलीट करेगा और नई इन्फॉर्मेशन लेगा उसमें उसके पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम जाएगा, इसलिए प्रोसेसिंग वहाँ स्लो हो जाएगी, ठीक है?
एंड मेमोरी फिर हमने देखा प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी देखा वॉलेटाइल इन नेचर, टेम्परेरी होती है, एक्चुअल वर्किंग स्पेस फॉर द प्रोसेसर थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है सेकेंडरी मेमोरी से। एग्जांपल देखे थे हमने रैम रोम कैश रजिस्टर्स के, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू फॉर कैलकुलेशंस एंड इट इज नॉट वॉलेटाइल, थोड़ी सी कम एक्सपेंसिव होती है प्राइमरी मेमोरी से। हार्ड डिस्क और फ्लॉपीज, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स, ये सब सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल्स हैं। फिर हमने हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जाना कि ये क्यों जरूरत है। पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज अ गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एक और चीज इसमें छोटी सी बता देता हूँ कि आप चाहो तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हो तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ एमुलेटर ही चलाओगे। हो सकता है मैं विंडोज के अंदर लिनक्स चलाना चाहता हूँ, या हो सकता है मैं विंडोज के अंदर मैक चलाना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो भी एक गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बन सकता है, बट अभी हमारे वो यूज केस में नहीं है तो उस पर हम नहीं जाते, ठीक है ना। तो अलाउज गेट गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम टू सेंड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन टू सीपीयू। तो ये काम है आपका बेसिक हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का। इसका एग्जांपल है VTX, विंडोज में इंटेल के साथ यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। अगर आपके पास इंटेल की वजह AMD है, AMD का प्रोसेसर है, तो वहाँ पे AMD V के नाम से बोला जाएगा वो, ठीक है ना। तो बेसिक वही है, मतलब नाम अलग अलग है बट काम उनका सबका सेम ही है। इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है वो थोड़ी सी अलग करें, बट एंड रिजल्ट वो कोशिश करते हैं सब लोग सेम ही देंगे, ठीक है। ये एक हमने फिजिकल डिस्क्रिप्शन देखा था कि कैसे काम करता है। हार्डवेयर, CPU, मेमोरी, NIC, ये सारा मिला के हमारा एक कंप्यूटर बना। ये सारे रिसोर्सेज हैं जो कंप्यूटर के उसे यूज करने हैं, ठीक। और क्योंकि VTX अनेबल्ड था, हमारा वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी अनेबल्ड थी, तो नीचे वर्चुअलाइजेशन की लेयर आ गई, उसके ऊपर हमारा गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बना। अब वर्चुअलाइजेशन लेयर जो है ये ऑलरेडी इसके साथ कनेक्टेड होती है डायरेक्टली, ये इंस्ट्रक्शंस लेती है डायरेक्टली कंप्यूटर को देने के लिए। तो इट वाज दैट सिंपल। अब क्या है, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को सीधा का सीधा कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया हमने। And जो जो भी हम चला रहे हैं वो जो भी इंस्ट्रक्शन वो दे रहा है, सिर्फ इंस्ट्रक्शन जो वो दे रहा है वो सब CPU को दे रहा है डायरेक्टली, वो गेस्ट को नहीं, मतलब अपने होस्ट को नहीं दे रहा जिसका वो गेस्ट है। तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा वो, ठीक है। फिर हाउ टू अनेबल डिसेबल वर्चुअलाइजेशन, इसका मैंने बताया कि बायोस से कॉन्फ़िगर होता है, बायोस को कैसे खोलना है। ईच के अंदर इंस्ट्रक्शंस होंगे, सिंपल था वैसे भी। जब आपका CPU बूट हो रहा होता है तो स्टार्टिंग में हर कंप्यूटर के डिपेंडिंग एक F2 या F9 F8 F10 कुछ कुछ कीज को बार बार प्रेस करना पड़ता है, जिससे आपकी इस टाइप की कुछ सेटिंग्स खुल जाएंगी। उसके अंदर आप कहीं ना कहीं ऐसा नेविगेट करोगे तो आपको ये चीज मिल जाएगा वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, उसके अंदर आप उसे अनेबल डिसेबल कर सकते हो। दैट्स इट, राइट। तो ये क्रक्स था आज का। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लो, नहीं तो हाँ क्वेश्चन पूछ ही सकते हो। हाँ, एक और चीज, ये जो हम जो एमुलेटर का जो बोल रहे थे, तो एमुलेटर में भी हम समझ लो फोन का एमुलेटर बना दे, आईफोन का। तो हम जो कुछ कहीं पे क्लिक कर रहे हैं एमुलेटर के अंदर, तो वो उसके पहले होस्ट को इंस्ट्रक्शन देगा, फिर उसका होस्ट फिर डायरेक्ट सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देगा ना। देखो ये जो क्लिक हो रहा है ना, या क्लिक, करेक्ट। जो क्लिक कर रहे हो ना, ये आप अपने हाँ गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहे हो। तो मैंने अभी यहाँ पे अभी बोली, ये इस चीज में मैंने बोली कि जो इंस्ट्रक्शंस देने हैं CPU को, ठीक है, वो सारे डायरेक्ट हो जाएंगे यूजिंग दिस वर्ड। ऐसा नहीं है कि विंडोज और कनेक्शन ही टूट जाएगा पूरा, ऐसा नहीं है, राइट। आप जो क्लिक कर रहे हो, वो जो आपका माउस चल रहा है, वो आप होस्ट में चल रहा है, बट सिस्टम हाँ will treat another operating system when it comes to the terms of like instructions. क्लिक करना is an instruction for the operating system, not to the CPU, correct? हाँ यस ऑपरेटिंग सिस्टम उसे रिसीव करने के बाद को इंस्ट्रक्शन। कूल। हाँ यस। मैं एक्चुअली ऐसा ऐसा बोल रहा था कि वो जो अभी समझ लो एमुलेटर के अंदर मैंने विंडोज डाला, ठीक है। एमुलेटर के अंदर विंडोज डाला, ठीक है। नहीं डाल सकते हैं ना, वो दूसरा वर्चुअल मशीन बना के। हाँ, दूसरा वर्चुअल मशीन बना के डाल सकते हाँ हैं, ठीक है, मतलब उसमें विंडोज डाला। हाँ, ठीक है, ठीक है। और उस मशीन के अंदर मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, तो वो जो वर्चुअल जो मशीन बना है उसके अंदर जो विंडोज डाला हूँ, तो सबसे पहले उसके पास जाएगा ना इंस्ट्रक्शन। करेक्ट। वो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ इंटरफेस बिटवीन यू एंड द कंप्यूटर सिस्टम। एक बीच में इंटरफेस है CPU और हाँ आपके बीच में, राइट। आपको कुछ भी इंस्ट्रक्शन देना है, आप अपना सिस्टम खोल के, मतलब उसका फिजिकली उसका नट बोर्ड निकाल के
अपना वो सारे वोल्टमीटर वो सब लगा के उसमें आप उसका इंस्ट्रक्शन नहीं देते ना। आप जो भी उसको इंस्ट्रक्शन देता है, आप अपने कीबोर्ड को ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट करते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम उसके पास ड्राइवर्स होते हैं कीबोर्ड के लिए, माउस के लिए, उनको रिसीव हाँ करता है और फिर CPU को assign करता है। तो वो बस एक लेयर है बीच में आपके और सीपीयू के बीच में, वरना सीपीयू सिर्फ हाँ 0 1 0 1 करता है। बट आप 0 1 0 1 होना हमारे लिए मतलब यूजर के लिए इट्स नॉट पॉसिबल। रीडेबल हाँ थोड़ा सा कम है। ठीक है। ठीक है, कूल, समझ गया। Perfect, है ना। मेरा एक और क्वेश्चन, कोई? यस यस विंडो सर। हम विंडोज 10 में विंडोज 7 का एमुलेटर डाल सकते हैं? उसे एमुलेटर नहीं, उसे फिर वर्चुअल मशीन बोलेंगे। देखो कुछ ना मैं वो टर्म्स है कुछ क्लियर कर देता हूँ। एंड्रॉइड का जब मैं मतलब उसमें एमुलेट कर रहा हूँ तो उसे मैं एमुलेटर बोलता हूँ, ठीक है। ये टर्म्स हैं तो आपको आगे चल के काम में आएंगी। तो सिंपल सा जान लो, एंड्रॉइड का एमुलेशन कर रहे हैं, वी आर कॉलिंग इट एज अ एमुलेटर। iOS का एमुलेशन कर रहे हैं, वी कॉल इट अ सिमुलेटर। किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम का, जैसे कि आपका विंडोज हो गया या फिर लिनक्स हो गया या फिर मैक हो गया, उसको मैं कहूंगा वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो यस, एक वर्चुअल मशीन एक एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वी कैन इंस्टॉल और इंस्टॉल मल्टीपल गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। एक्चुअल में डेवलपर्स ऐसा बहुत ज्यादा करते हैं कि अब मुझे क्या करना है, एक सॉफ्टवेयर बनाना है विच रन्स ऑन एवरीथिंग। जैसे कि सॉरी, जैसे कि आपका वो विंडोज पे भी चलेगा, वो आपका मैक पे भी चलेगा और वो आपका लिनक्स पे भी चलेगा। आपको कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है, बट आपके पास लैपटॉप सिर्फ एक है। उस केस में आई विल इंस्टॉल येट अनदर वर्चुअल मशीन। मैं विंडोज पे काम कर रहा हूँ, विंडोज पे डेवलप कर रहा हूँ, आई विल इंस्टॉल अ वर्चुअल मशीन विच हैज अ गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम दैट ऑफ लिनक्स और विच हैज अ गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम दैट ऑफ मैक। तो बस ये टर्म्स हैं थोड़ी अलग अलग। एंड यस, एक वर्चुअल एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हो। एंड्रॉइड के अंदर अभी ये फीचर नहीं आया क्योंकि एंड्रॉइड का जो कंप्यूटेशन पावर होती है ना मोबाइल की जो होती है वो बहुत छोटी होती है। उसमें भी आप चला सकते हो, मतलब पीपल हैव डन दैट, बट फायदा नहीं है उसका चलाने का कि आप अपने फोन के अंदर आप विंडोज चला रहे हो, राइट। या फोन के अंदर एंड्रॉइड है, उस एंड्रॉइड के अंदर आप विंडोज चला रहे हो, तो फोन के रिसोर्सेज ऑलरेडी वैसे ही बहुत छोटे हैं। तो फोन और कंप्यूटर में बहुत फर्क भी था ना पैसे का। आप देखो ना कि मतलब जो उसके बोलते हैं 4 GB रैम है फोन की या 6 GB रैम है, तो वो रैम का डिजाइन होता है जो वो दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव इन एक्चुअल सीपीयू। जो सीपीयू में बहुत बड़ी डिस्क होती है, चिप होती है ना, उसके रैम की हार्ड डिस्क की बहुत बड़ी उसकी चिप होती है, राइट। फोन के अंदर बहुत छोटा छोटा होता है सब कुछ। तो वो रिसोर्सेज यूज करना इट्स नॉट आई डोंट थिंक कि मतलब थोड़ा सा उसमें सेंस बनता है। तो इसलिए फोन का काम फोन पे रहने देते हैं, बट उसको टेस्ट करने के लिए हम अपने कंप्यूटर पे कर सकते हैं। और एक और मेरा क्वेश्चन था कि पाइथन में हम क्या करते हैं कि जो एरेज होते हैं उसको हम लिस्ट बोलते हैं, मगर हम करेक्ट। मगर हम लिस्ट में इंसर्ट फंक्शन डाल के हम उसमें ऐड कर सकते हैं लिस्ट में जो भी एक एलिमेंट होता है। मगर हम करेक्ट। एरे मगर हम एरेज जब होते हैं तो एरेज में हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, हमें पिछले वाला जो एरे होता है उसको डिलीट करके एक नया एरे बनाना पड़ता है उनको दोबारा नहीं, इंसर्ट कर। इस ये हर चीज हर बार वैलिड नहीं है। जावा में यू कैन डायरेक्टली अपेंड एक इंडेक्स पे, ठीक है। पुराना एरे डिलीट करने की जरूरत नहीं है। मैं जब जब हम लोग ये एक्चुअल प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे अपने फेज 1 में, तो इस चीज को और डिटेल में देखेंगे। अलग अलग मैंने उसमें अगर आपने देखा हो, मैंने उसमें लिख रखा है कि डूइंग सम काइंड ऑफ ऑपरेशन इन मल्टीपल लैंग्वेजेस मैंने उसमें मार्क करी हुई है, सी सी प्लस प्लस पाइथन जावा डार्ट शेल, बहुत सारी लैंग्वेजेस मैंने उसमें डाली हुई हैं, राइट। तो उसमें देखेंगे कि हम एक एरे में कैसे मतलब वैल्यूज डाल सकते हैं। व्हाट यू आर सेइंग इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, इट्स यस इट्स करेक्ट इन सम केसेस बट नॉट ऑलवेज। तो वो भी मैं बताऊंगा कि उसको कैसे करेंगे और कौन कौन से केसेस में वैलिड है, कौन से में नहीं। मतलब जब हम पाइथन में इंसर्ट फंक्शन करते हैं तो वो बेसिकली पहले वाले एरेस को डिलीट करता है, नहीं करता है, या फिर वो सिंपली ऐड कर देता है? वो सिंपली ऐड कर देता है। मतलब वो यू डोंट हैव टू लुक इनटू दैट इम्प्लीमेंटेशन कि वो पीछे क्या कर रहा है। बट हाँ, उसको जानने के लिए पूरा डिटेल में कि वो कैसे पीछे डिलीट कर रहा है या मतलब देखो एरे क्या है, मैं इसलिए भी इसमें जानना नहीं चाह रहा। क्योंकि आपने पूछा, मैं बताता हूँ कि एरे क्या है। आपका मेमोरी के अंदर, प्राइमरी मेमोरी के अंदर एक फिजिकल स्पेस है, ठीक है। हम्म, एक एक आपका जो सॉरी वर्चुअल स्पेस है, ठीक है। जो आपका रैम है उसमें एक एक मेमोरी का एक लोकेशन है, एड्रेस है। उस लोकेशन का मेमोरी के अंदर वहां पे वो एक जगह स्टोर्ड है, ठीक है। एक एरे मतलब वो बस उसने नाम दे दिया है। उसको क्या करना है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, जैसे पाइथन है या जावा है या सी है। तो कुछ लैंग्वेजेस में क्या होता है कि
उस एरे के अंदर क्या वैल्यू है वो उस एड्रेस पे है, ठीक है। अब उसे कुछ नई वैल्यू डालनी है तो वो क्या करेगा, या तो उस एड्रेस की वैल्यू डिलीट कर देगा या कोई नया एड्रेस डिफाइन कर देगा। वैल्यू डालने के दो ही तरीके हैं। इसलिए मैं अभी इसमें इतना डिटेल में नहीं जाना चाह रहा है। फेज 1 में हम घुसेंगे इसके अंदर और काफी डिटेल में देखेंगे, और इसके बहुत सारे मैं आपको इंटरेस्टिंग यूज केसेस दिखाऊंगा, है ना, कि मेमोरी के साथ ये एरेज वगैरह सब कैसे खेलते हैं और कौन कौन सी लैंग्वेज कैसे कैसे इसको डील करते हैं, वो सब उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी के लिए इतना लोड नहीं लेते, थोड़ा सा सिंपल रखते हैं इस चीज को, राइट। और कोई किसी के पास? फिर शायद ऐसा कुछ होता है कि वो पहले एड्रेस में कुछ वो कैलकुलेशन अभी वगैरह करता है कि अभी कितना अभी साइज है, अभी कितने रुद्र ब्लॉक है, वैसे करके। रुद्र, काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, अभी अभी उस चीज में नहीं पड़ते, ठीक है। आई नो दैट कि लाइक यू हैव इंटरेस्ट इन दिस एंड यू हैव ऑलरेडी डन दिस बिफोर। अभी अभी इसमें इतना नहीं घुसते, जब फेज 1 आएगा तो इसके बारे में खुल के बात करेंगे एकदम आराम से, राइट। अभी काफी सारे लोग हैं जिनके लिए अभी जो अभी आज पढ़ा है वो काफी सारी चीजें नहीं है, तो सब लोग एक साथ लेके चलते हैं वही वाला मोमेंटम अपना। एंड जब एक साथ आएंगे देन यस वी विल डिस्कस ऑल दीस थिंग्स इन डिटेल। आराम से पूछना, बिंदास होके, कोई दिक्कत नहीं है। श्योर, कूल। आज के लेक्चर से किसी के पास कोई डाउट है क्या? सही है, फिर ड्रॉप ऑफ करते हैं। अच्छा खासा टाइम निकल गया आज हमारा, है ना। एंड मजा आया कि नहीं, बस मुझे इतना बता दो कि ऐसा ना लगे कि क्लास एक बर्डन टाइप लग रही है, या फिर कुछ हम बहुत ज्यादा बेसिक कर रहे हैं, कुछ बहुत ज्यादा एडवांस कर रहे हैं। आई होप कि बस जो मैं बोल रहा हूँ वो थोड़ा समझ में आ रहा है, ताकि जब हम इसको इम्प्लीमेंट करें तो ये सारी चीजें, यू नो, दीज आर दी बेसिक्स ऑफ एवरी प्रोग्रामर दैट एवरी प्रोग्रामर मस्ट नो, राइट। बहुत मजा आया, बढ़िया। मजा, बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है। यस। हाँ, मेरे लिए भी मतलब ये जैसा ब्रांच प्रेडिक्शन ये मेरे लिए नया ही था, मुझे नहीं पता था। मजा आया वो सब चीज। प्रीतम, आप कुछ बताओगे कि आपको कैसा लगा? लाइक आई थिंक यू आर नॉट फ्रॉम दिस फील्ड, राइट? आप एक अलग दूसरे फील्ड से आ रहे हो। हाँ ठीक है, काफी मतलब काफी नया है। समझ में आ रहा है एज फार एज, तब तक अच्छा है। फिर और समझने की कोशिश करूंगा मैं भी। करेक्ट करेक्ट, मतलब ये कॉन्सेप्ट्स हैं, इम्प्लीमेंट करके बाद में देखेंगे इसे एक्चुअल में, बट फिलहाल के लिए कॉन्सेप्ट्स हम बस जान लेते हैं कि जो थ्योरी वाला थोड़ा सा पार्ट है। आई डोंट वांट टू कीप इट बोरिंग। मैं चाहता तो मतलब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सब बताता, चार्ल्स बेबेज वगैरह उन सबसे तो वो सब नहीं चाहता था मैं कि मतलब चार्ल्स बेबेज और उन्होंने क्या क्या बनाया था, अबैकस वगैरह क्या था, पहले वो सोच रहा था मैं, बट देन आई डिसाइडेड कि नहीं, इसको थोड़ा सा फोकस रखते हैं जिसमें मजा है, राइट। हाँ वो मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, उनके बारे में यू कैन रीड, लाइक वो सारी चीजें यू नो यू विल ऑलवेज हैव ऑन द इंटरनेट, और बहुत आराम से मतलब कोई भी बता देगा कि चार्ल्स बेबेज वगैरह क्या है वो, क्योंकि बहुत बहुत बेसिक्स है वो, मतलब 4th क्लास में बच्चे पढ़ते हैं उसे, उतना जानने की जरूरत नहीं है कि मतलब वो हिस्ट्री है वो हो गई, इम्पोर्टेंट है, बट अभी वो थोड़ा केस हम अवॉइड कर सकते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। वो भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है, बट ये वाला एक्चुअल में मतलब इसका इम्प्लीमेंट करने वाले हम चार्ल्स बेबेज को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। डायरेक्टिव बेसिस पे आई थिंक पहले समझना जरूरी है, फिर किसने बनाया कैसे बनाया वो हम बाद में जाके भी चेक कर सकते हैं। राइट। और आज हमारे साथ काफी सारे नए लोग भी हैं। उत्तम, आई थिंक भाग्यश्री, शी इज आल्सो न्यू टुडे, एंड और भी हैं काफी सारे, मैं नए नाम देख रहा हूँ। आप लोगों को कुछ डाउट है कल की क्लास से या कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क। मैंने आप लोगों को लिंक शेयर कर दिया, आई गेस एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, आई थिंक यू हैव ज्वाइन। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है मैं उनको अलग से प्राइवेटली दे चुका हूँ, जिनको नहीं दिया हूँ प्लीज लेट मी नो, मैं कल की क्लास का लिंक दे देता हूँ। एंड मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, क्लास का लिंक मैंने बस एक बार दिया है, सो डोंट अंडरस्टैंड कि मैं इसे बार बार दूंगा एंड यू कैन स्किप एनी क्लासेस। बहुत ज्यादा जेन्युइन कोई केस होगा तभी मैं दूंगा, अदरवाइज इस टाइप की लर्निंग नहीं हो पाती। यूडेमी टाइप की कोई वीडियो देख लो इससे अच्छा, अगर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही देखना है तो, राइट। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट पार्ट, बट यस दिस इज अ फैक्ट कि मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स मतलब आई रिफ्रेन माई सेल्फ देने से, ठीक है ना। वो बस वो सीखना कॉन्सेप्ट में इंपॉर्टेंट है, वो क्लासरूम लर्निंग जो होती है, जैसे अभी आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। ठीक है फिर, यस दैट इज फाइन, थैंक यू। ओके
ड्रॉप करते हैं, फिर आज की क्लास एंड करते हैं। कल सिमिलर टाइम सिमिलर स्ट्रक्चर मैं लिंक शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप के ग्रुप पे पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और अलग से भी पिन कर दूंगा कि ठीक है ना। श्योर, Thank you, Pushan bhai. ओके, Great. Thank you. Thank you, Bhushan. Thank you, everyone. Bye. Thank you. cool, चलो जी, बाय बाय।